डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियाँ खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया। अगर आप भी चाहते हैं कि सोर्ड गॉड अपना इंतकाम पूरा करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। चैप्टर नंबर 1831 से 1840 तक। डार्क प्लेयर्स के ताक़ुब से छुटकारा पाने के बाद सैफ अली फौरी तौर पर सिल्वर विंग टाउन में जीरो विंग की रहाइशगाह पर वापस आया ताकि एनपीसी ताजिरों से मसनूआत की नकलो हमल और खरीदारी के इंतजामात कर सके। अगरचे इसने तिजारती रास्ता पहले ही कायम कर लिया था, लेकिन इस रास्ते को इस्तेमाल करने वाले एनपीसी से इस्तेमाल की फीस वसूल करने का काम खिलाड़ियों और एनपीसी फौजियों दोनों को मिलकर करना था। इसके अलावा जो सामान एनपीसीज को फरोख्त किया जाना था, इसे खरीदने के लिए खिलाड़ियों को खुद वहां मौजूद होना जरूरी था। लिहाजा उन कामों को संभालने के लिए इसे काफी अफरादी कुव्वत मुख्तस करने की जरूरत थी। मजीद बरां इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खरीदी गई अशिया कारामद हों, इसे एनपीसी ताजिरों से निमटने के लिए बाखबर और तजुर्बाकार अफराद को भेजना होगा। ताहम जैसे ही सैफ अली गिल्ड की रहाइशगाह पर वापस आया, इसका इस्तकबाल एक पुरहुजूम और पुरजोश मंजर ने किया। इस वक्त गिल्ड के अरकान गिल्ड हॉल के अंदर एक दूसरे के साथ खुशी और जोशो खरूश से बातचीत कर रहे थे। गिल्ड लीडर अब वापस आ गए। इस वक्त हर कोई अब के बारे में ही बात कर रहा है, आबदा गाल ने कहा। सैफ अली को देखते ही इसके दिल में जोश पैदा हो गया। सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस में आपकी कारकर्दगी की वजह से बहुत से लोगों ने आपको और एम्पायर का नंबर 1 सवार्ड्समैन कहना शुरू कर दिया है। यकीनन कुछ लोग उस पर एतराज भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि आप इस लक़ब के हकदार नहीं हैं और वो इसे तब ही तस्लीम करेंगे जब वो हकीकत में आपसे मुकाबला करेंगे। इसके बावजूद इस सूरत हाल की वजह से पड़ोसी रियासतों के बहुत से खिलाड़ी अब जीरो विंग में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पड़ोसी रियासतों के कई मारूफ माहिरीन आपको चैलेंज करना चाहते हैं। ताहम फायर डांस ने आपकी जगह उन चैलेंजेस को कबूल कर लिया है और वो इस वक्त बैटल एरिना में इन माहिरीन से लड़ रही है। दूसरी रियासतों के मारूफ माहिरीन मुझे चैलेंज कर रहे हैं। यह सुनकर सैफ अली मुस्कराए बगैर न रह सका। ये एक अच्छा मौका है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सीक्रेट स्टोन फोर्ट्रेस में उसकी लड़ाई इस तरह की पेशरफ्त का बाइस बनेगी। आज से पहले भी उसे माहिरीन की जानिब से कई चैलेंजेस मिल चुके थे। ताहम उस वक्त ये सिर्फ स्टारमोन किंगडम के माहिरीन तक महदूद थे, लेकिन अब दूसरी रियासतों के माहिरीन भी उसे चैलेंज कर रहे थे। इससे साबित होता था कि उन रियासतों में उसकी शोहरत पहले ही काफी हद तक पहुंच चुकी है, वरना इन रियासतों के मारूफ माहिरीन इसे चैलेंज करने ना आते। दरी असना इन माहिरीन का उसे चैलेंज करने के लिए आना सिल्वर विंग टाउन के लिए एक अच्छी बात थी। आबदा गाल, आज से बैटल इरीना में खास तौर पर उन लोगों के लिए एक चैलेंज इरीना कायम करो जो मुझे चैलेंज करना चाहते हैं। ताहम वो बगैर किसी पाबंदी के चैलेंज जारी नहीं कर सकते। इससे पहले कि मैं उनका चैलेंज कबूल करूं, उन्हें हमारी पसंद के लोगों के खिलाफ लगातार 10 मैच जीतने होंगे। फी अलहाल हमारे जंगजुओं को हमारी मैन फोर्स के अरकान में से मुंतखब करो। चैलेंज करने वालों को हर मैच के लिए 5 गोल्ड अदा करने होंगे। अगर चैलेंज करने वाले जीत जाते हैं तो उन्हें बदले में 20 गोल्ड मिलेंगे, सैफ अली ने कहा। मैं समझ गई, आबदा गौल ने जवाब दिया। इसकी आंखों में चमक थी। सैफ अली के इस मंसूबे से वो न सिर्फ सिल्वर विंग टाउन के बैटल इरीना की मकबूलियत में इजाफा कर सकते थे, बल्कि बहुत सा पैसा भी कमा सकते थे और मैन फोर्स के अरकान को तरबियत भी दे सकते थे, यानी एक तीर से 3 शिकार। इसके बाद सैफ अली आबदा गाल के पास खड़ी मिलनक्कोलुक समाइल की तरफ मुड़ा और पूछा, मिलनक्कोलुक, अल रानडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर की तैयारी कैसी चल रही है? तिजारती रास्ता कायम करने की अपनी मुहिम पर रवाना होने से पहले इसने अल रानडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर के मामलात मिलनक्कोलुक समाइल के हवाले कर दिए थे। अल रानडेड डिवाइस एक ऐसी चीज थी जिसे इसने जाती तौर पर बनाया था, लिहाजा वो इसके डिजाइन की जितनी चाहे कापियां बना सकता था। अब तक इसने अल रानडेड डिवाइस को बड़े पैमाने पर तैयार करने की जहमत इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसे बनाने वाले के मुकाबले में दूसरे लोगों की कामयाबी की शरह बहुत कम थी। इसके अलावा अल रानडेड डिवाइस की तैयारी की लागत भी इंतहाई ज्यादा थी। ताहम अब चूंकि हर किसी की फॉर्जन तकनीक बेहतर हो चुकी थी,
इसलिए ऑल-राउंडेड डिवाइस को बड़े पैमाने पर तैयार करना बिल्कुल नामुमकिन नहीं था। फिलहाल ऑल-राउंडेड डिवाइस तैयार करते वक्त सिर्फ मेरी कामयाबी की शरह ही मुनासिब है, इसलिए अभी सिर्फ मैं ही उसे तैयार कर रही हूँ। मैं पहले ही 53 ऑल-राउंडेड डिवाइसेस बना चुकी हूँ। आपकी मांगी गई 200 डिवाइसेस की तादाद पूरी करने से मैं अभी बहुत दूर हूँ। ताहम कोको टाइटन सिटी में एक मास्टर फॉर्जर बन चुकी है। अगर हम इसकी मदद शामिल कर लें तो मुझे यकीन है कि हमें मतलूबा 200 डिवाइसेस हासिल करने में सिर्फ एक और दिन लगेगा। जहां तक एल्विन सिल्वर का ताल्लुक है, हम पहले ही 200 से ज्यादा बोतलें तैयार कर चुके हैं। हम उन्हें किसी भी वक्त अब तक पहुंचा सकते हैं, मिलनकोलुक समाइल ने खुशी से रिपोर्ट दी। कोको पहले ही मास्टर फॉर्जर के ओहदे पर तरक्की पा चुकी है। यह खबर सुनकर सैफ अली बेहद खुश हुआ। एक मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ी का किसी भी बड़ी ताकत की तरफ से खैर मकदम किया जाता है, चाहे के फॉर्जर सब क्लास का मास्टर, जो कि 3 मकबूल तरीन सब क्लासेस में से एक थी। अब जबकि करीम कोको पहले ही एक मास्टर फॉर्जर बन चुकी थी, कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के फॉर्जन के मेयार में भी बेहतरी आएगी। अगरचे कैंडल लाइट के पास 2 मास्टर फॉर्जर्स थे, लेकिन चूंकि वो एक गिल्ड लीडर था, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी काम में मसरूफ रहता था। वो महज अशिया तैयार करने के लिए एक जगह बंद होकर नहीं रह सकता था। इसी तरह मिलनकोलुक समाइल को कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का इंतजाम संभालना पड़ता था। अशिया की तैयारी में वो जो वक्त सिर्फ कर सकती थी वो भी बहुत महदूद था। ताहम करीम कोको मुख्तलिफ थी। इसे किसी अमले का इंतजाम नहीं संभालना पड़ता था और न ही गिल्ड के मामलात से निमटना पड़ता था। वो पूरी तवज्जो फॉर्जन पर मरकूज कर सकती थी। गिल्ड लीडर, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जब आप अपनी मुहिम पर गए हुए थे, आइस क्रिस्टल वर्ल्ड के लोगों ने मवाद की एक और बड़ी खेप भेजी थी। कुछ खास मवाद को छोड़कर मैंने बाकी मवाद को हिस्सों में तकसीम किया और उन्हें फरोख्त के लिए दूसरी रियासतों और सल्तनतों में भिजवा दिया। मैंने अपने इस्तेमाल के लिए भी एक हिस्सा महफूज कर लिया है। हमारी खरीदारी की लागत और आइस क्रिस्टल वर्ल्ड में लाई गई मसनूआत की कीमत निकालने के बाद हमने मवाद की इस खेप से 53,000 गोल्ड से ज्यादा का खालिस मुनाफा कमाया है, मिलनकोलुक समाइल ने कहा। इतना ज्यादा? मिलनकोलुक समाइल की रिपोर्ट सुनकर सैफ अली थोड़ा हैरान हुआ। अगरचे इसे आइस क्रिस्टल वर्ल्ड से वापस आए कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन रवानगी से कबल उसने दोनों एनपीसी शहरों में मिलने वाले तमाम नायाब मवाद से मार्केट को खाली कर दिया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वहां के खिलाड़ी इतनी जल्दी मार्केट को दोबारा मवाद से भर देंगे। इसे ये तस्लीम करना पड़ा कि दीगर दुनियाओं से हासिल करदा नायाब मवाद बेचकर कमाई गई दौलत वाकई हैरानकुन थी। यकीनन इस बार कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा इस वरा अलिफाडुंचरर टीम और अलिफाडुंचरर अलायंस की वजह से था। इन 2 तंजीमों के बगैर आइस क्रिस्टल वर्ल्ड से इतनी बड़ी मिकदार में नायाब मवाद इकट्ठा करना मुमकिन न होता। दरी असना सिर्फ 2 एनपीसी शहरों पर कब्जा करने के बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी दौलत पैदा कर ली थी। अगर वो पूरी आइस क्रिस्टल वर्ल्ड पर कब्जा कर लेते तो वो जो दौलत कमा सकते थे वो सीक्रेट पवेलियन की मैजिक क्रिस्टल की कान से मिलने वाली दौलत से भी कई गुना ज्यादा होती। इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी कि इसकी पिछली जिंदगी के दौरान मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने दीगर दुनियाओं के लिए जबरदस्त जंगें लड़ी थी। इस वक्त दीगर दुनियाओं के लिए शदीद मुकाबले ने दूसरे और तीसरे दर्जे के गिल्ड्स को इस मुकाबले में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी थी। यहाँ तक कि पहले दर्जे के गिल्ड्स भी सिर्फ इन बच्ची खिंची चीजों के लिए लड़ सकते थे जो मुख्तलिफ सुपर पावर्स पीछे छोड़ जाती थी। ठीक है, मैं समझ गया। कुछ देर सोचने के बाद सैफ अली आबिदा गाल की तरफ मुड़ा और बोला, आबिदा, अनमोल शहजादी और उन लीडिंग हार्ट से राब्ता करो और उन्हें बताओ कि हम कल तक उनकी अशिया तैयार कर लेंगे। अगर उनके पास मैजिक क्रिस्टल्स की कमी है तो वो बिल का कुछ हिस्सा कवायंस का इस्तेमाल करते हुए अदा कर सकते हैं। मैं उन्हें फौरन मतला कर दूंगी। आबिदा गाल ने सर हिलाया। इन मामलात से निमटने के बाद सैफ अली फौरन सिल्वर विंग टाउन की एडवांस्ड सिम्थी की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त एडवांस्ड सिम्थी खिलाड़ियों से खिंचाखच भरी हुई थी। इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी अपने पुराने और नाकारा हथियारों और आलात को अलग अलग करने के लिए यहां आए थे, जिसके बाद वो हासिल होने वाले मवाद को कस्टम मेड हथियारों और आलात का ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब भी ये खिलाड़ी एडवांस सिम्थी की पेश करदा खिदमात इस्तेमाल करते तो कल बिल का 10% जीरो विंग के खजाने में चला जाता। अशिया को तोड़ने की सर्विस के लिए जीरो विंग को ब्रोंज आलात के लिए तकरीबन 10 से 15 कापर, मिस्टर सिरन आलात के लिए 20 से 30 कापर, सकर्ट सिल्वर आलात के लिए 40 से 50 कापर
फाइन गोल्ड आलात के लिए 70 से 80 कापर और डार्क गोल्ड आलात के लिए 1 सिल्वर से 1 सिल्वर 50 कापर मिलते थे। अगरचे ये ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत से लोग अपने पुराने आलात को तोड़ने के लिए आ रहे थे। मुरम्मत और कस्टम ऑर्डर्स से मिलने वाली रकम को मिलाकर जीरो विंग हर रोज एडवांस्ड सिम्थी से 400 गोल्ड से ज्यादा कमाता था। ताहम ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे खिलाड़ी आला सतहों तक पहुंचेंगे और एडवांस सिम्थी की शोहरत फैलेगी, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी कस्टम मीड आलात का ऑर्डर देने आएंगे। उस वक्त एडवांस्ड सिम्थी रोजाना 1000 से 2000 गोल्ड कमा सकती थी। सैफ अली ने एडवांस्ड सिम्थी की सूरत हाल का जायजा लेने और अपने हथियारों और आलात की मरम्मत करवाने के बाद एक रिटर्न स्क्रॉल इस्तेमाल किया और टेलीपोर्ट होकर व्हाइट रिवर सिटी वापस आ गया। फिर इसने स्टारमोन सिटी की एडवेंचरर्स एसोसिएशन का रुख किया। स्टारमोन किंगडम, स्टारमोन सिटी एडवेंचरर्स एसोसिएशन के वीआईपी कमरों में से एक के अंदर। लॉर्ड प्रोटेक्टर, आज मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? एनपीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने सैफ अली की तरफ देखते हुए पूछा। मैं सिल्वर विंग टाउन में एक ट्रांसपोर्टेशन फर्म तामीर करना चाहता हूं। ये रहा इसका डिजाइन। मुझे उम्मीद है कि अब जल्द अज जल्द तामीर शुरू कर सकते हैं। सैफ अली ने ट्रांसपोर्टेशन फर्म का डिजाइन अपने सामने मेज पर रखते हुए जवाब दिया। इससे पहले, चूंकि इसके पास फंड्स नाकाफी थे, इसलिए इसने फी अलहाल ट्रांसपोर्टेशन फर्म के मंसूबे को एक तरफ रखने का इरादा किया था। ताहम अब जबकि वो दोबारा अमीर हो गया था, तो फितरी तौर पर उसे जल्द अज जल्द उसकी तामीर करवानी थी। ये कोई मसला नहीं होगा। तामीराती फीस 20,000 गोल्ड होगी। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने यह तस्दीक करने के बाद सर हिलाते हुए कहा कि सैफ अली के पेश करदा डिजाइन में कोई खामी नहीं है। फिर सैफ अली ने 20,000 गोल्ड निकाले और यह रकम सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दी। सैफ अली के लेन देन मुकम्मल करने के बाद अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन इसके कानों में गूंजा। चैप्टर 1832 3 अजीम ट्रेडिंग फर्म्स। सिस्टम मुबारक हो, अब ट्रांसपोर्टेशन फर्म तामीर करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इनाम के तौर पर एक सिल्वर ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म टोकन दिया जा रहा है। सिस्टम का ऐलान 3 बार दोहराया गया। सिस्टम की बेजज्बात आवाज सैफ अली के कानों में गूंज रही थी। ये अल्फाज सुनकर सैफ अली एक तवील हैरत में डूब गया। एक सिल्वर ट्विन लाइंस टोकन। सैफ अली ने सदमे से अपने हाथ में मौजूद चांदी के टोकन को घूरा। इस गोल चांदी के टोकन पर 2 शेरों की तस्वीर कंदा थी। इसके किनारों पर सुनहरी अलाव रूंस भी कंदा थे। इससे एक इंतहाई कदीम चमक निकल रही थी, जो वाज़े तौर पर इस बात का सबूत थी कि ये बहुत तवील अरसे से मौजूद है। लॉर्ड प्रोटेक्टर, ये ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म टोकन हासिल करने पर मुबारक हो। अब ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म के सिल्वर वीआईपी हैं, जो कि गार्ड्स डोमेन की 3 कदीम तरीन तिजारती फर्मों में से एक है। इस ट्रेडिंग फर्म का वीआईपी बनना बहुत मुश्किल है। जब आप कारोबार कर रहे होंगे या सामान की नकलो हमल कर रहे होंगे, तो ये टोकन आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। लॉर्ड प्रोटेक्टर, बरा करम इस टोकन को महफूज रखें। अगर आप उसे खो देते हैं तो आपको नया टोकन नहीं दिया जाएगा, एनपीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने वजाहत की। ताहम उस वक्त सैफ अली एनपीसी की वजाहत को सुन भी नहीं रहा था। आखिरकार इसे ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म के टोकन की कदर का एनपीसी एडमिनिस्ट्रेटर से भी ज्यादा वाज़े अंदाजा था, क्योंकि वो इस ट्रेडिंग फर्म की सलाहियत और असर और रसूख से तवील अरसे से वाकिफ था। ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म गार्ड्स डोमेन में मौजूद कदीम तरीन तिजारती फर्मों में से एक थी। इसकी इब्तिदा के बारे में कोई नहीं जानता था। ताहम अफवाह थी कि मशहूर वॉर गार्ड्स टेम्पल के क़याम में ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म का हाथ था। अगरचे ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म का इस वक्त वॉर गार्ड्स टेम्पल जितना वसी असर और रसूख नहीं था, जिसका असर गार्ड्स डोमेन के पूरे बर्रे आज़म तक फैला हुआ था, लेकिन फिर भी ये एक आम सल्तनत से ज्यादा बासर थी। सिर्फ गार्ड्स डोमेन की 4 अजीम सल्तनतें ही असर और रसूख में इस ट्रेडिंग फर्म का मुकाबला कर सकती थीं। दरी असना गिल्ड्स के लिए ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म 4 अजीम सल्तनतों से भी कहीं ज्यादा अहम थी। दर हकीकत गिल्ड्स के लिए इस ट्रेडिंग फर्म की अहमियत वार गार्ड्स टेम्पल से भी ज्यादा थी। ये इम्तियाज इसलिए था क्योंकि ट्विन लाइंस ट्रेडिंग फर्म के तिजारती रास्ते पूरे बर्रे आज़म के आधे से ज्यादा हिस्से पर मुहित थे। नानिम स्पेस अशिया ले जाने वाला कोई भी शख्स इस ट्रेडिंग फर्म के तिजारती रास्तों को इस्तेमाल करने को तरजीह देगा, क्योंकि ये खिलाड़ियों के जेर इंतजाम तिजारती रास्तों से कहीं ज्यादा महफूज थे। ज्यादा खतरे के अलावा
खिलाड़ियों के जेर इंतजाम तिजारती रास्ते बहुत कम मुअस्सर थे। ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म के तिजारती रास्तों का इस्तेमाल करके कोई भी शख्स सफर के इस वक्त के निस्फ से ज्यादा की बचत कर सकता था जो उसे आमतौर पर खिलाड़ियों के जेर इंतजाम तिजारती रास्ते का इस्तेमाल करते वक्त दरकार होता था। ताहम ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म के तिजारती रास्तों को इस्तेमाल करने का मौका हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए किसी को ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म का रुकन होना जरूरी था। दूसरे लफ्जों में उन्हें ट्रेडिंग फर्म के टोकन्स में से एक हासिल करने की जरूरत थी, तभी वो ट्रेडिंग फर्म के तिजारती रास्तों के जरिए सामान की नकलो हमल कर सकते थे। लिहाजा माजी में मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स और ताजिर खिलाड़ियों ने ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म में शामिल होने की कोशिश की थी। यकीनन किसी को मिलने वाले फवाइद और सुलूक का इन्हिसार ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म में उसकी हैसियत पर था। VIPs को न सिर्फ ज्यादा रियायतें मिलती थीं बल्कि उन्हें इन तिजारती रास्तों तक भी रसाई हासिल थी जो आमतौर पर निचले दर्जे के अरकान के लिए खिले नहीं होते थे। ये खास तौर पर न्यूट्रल मैप्स में तिजारती रास्तों के लिए सच था। इसके अलावा आला दर्जे के अरकान को ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म से NPC मुहाफिजों की खिदमात हासिल करने का एजाज भी हासिल था। मिसाल के तौर पर माजी में ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म में शेडो की कम रैंकिंग की वजह से सैफ अली के पास गिल्ड की डिलीवरी रन्स की खुद क़ियादत करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसके नतीजे में वो अक्सर NPC डाकुओं के हमले की जद में आ जाते थे। अगर ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म में शेडो की रैंकिंग इतनी होती कि वो NPC मुहाफिजों की खिदमात हासिल करके उन्हें एक रुकावट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते, तो गिल्ड के काफिलों पर इतनी कसरत से हमले न होते। ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म में किसी के पास मौजूद टोकन ट्रेडिंग फर्म में इसके रैंक की नुमाइंदगी करता था। सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा तक रैंक्स कॉमन, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड और एल्डर थे। अगरचे सिर्फ 5 रैंक्स थे, लेकिन सबसे कम दर्जे का कॉमन टोकन हासिल करना भी इंतहाई मुश्किल था। मार्केट में एक कॉमन ट्विन लाइन्स टोकन की कीमत तकरीबन 10,000 गोल्ड थी। इसके बावजूद जिसके पास भी टोकन होता वो इसे बेचने के लिए तैयार नहीं होता था। कोई भी कॉमन टोकन हासिल करने की मुश्किल का बआसानी अंदाजा लगा सकता था। इसके अलावा ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म सिर्फ टोकन को तस्लीम करती थी, इसके मालिक को नहीं। टोकन के रैंक को अपग्रेड करने का कोई तरीका नहीं था। तकसीम किए गए टोकन्स की तादाद की भी एक हद थी और मौत पर तमाम टोकन गिर जाते थे। लिहाजा माजी में बहुत से खिलाड़ियों और ताकतों ने टोकन चुराने की कोशिश की थी। सैफ अली के इल्म के मुताबिक गेम में किसी भी वक्त सिर्फ 99 कॉमन टोकन्स, 49 ब्रोंज टोकन्स, 24 सिल्वर टोकन्स और 12 गोल्डन टोकन्स मौजूद थे। जहां तक एल्डर टोकन का ताल्लुक है, उसने कभी इसके बारे में कोई मालूमात नहीं सुनी थी। ताहम इसे तवक्को थी कि ये 10 तक महदूद होंगे। गार्ड्स डोमेन में अरबों खिलाड़ियों की मौजूदगी में टोकन्स की ये कलील तादाद तलब को पूरा करने के लिए हरगिज काफी नहीं थी। लिहाजा हर टोकन इंतहाई कीमती था, कत नजर उसके रैंक के। माजी में सैफ अली महज खुशकिस्मती से एक कॉमन टोकन हासिल करने में कामयाब हुआ था। उसने इस जिंदगी में सिल्वर टोकन हासिल करने का कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इसके साथ न्यूट्रल मैप्स के पार अहम अशिया की नकलो हमल अब कोई मसला नहीं रहेगी। ट्विन लाइन्स टोकन को देखते हुए सैफ अली ने कई नए मंसूबे बनाए। नानिम स्पेस अशिया हमेशा एक खतीर रकम के बराबर होती थीं। यह खास तौर पर उन मखसूस मसनूआत के लिए सच था जो किसी खास इलाके के लिए मुनफरिद थी। उनकी आला कीमत की बुनियादी वजह उनकी नकलो हमल की ज्यादा लागत थी। ताहम खिलाड़ियों के लिए अहम बहुत सी अशिया को आमतौर पर उन मवाद के इस्तेमाल की जरूरत होती थी। मजीद बरा जैसे जैसे खिलाड़ी आला सतहों पर पहुंचते, गिल्ड टाउन्स और शहरों की तरक्की के लिए भी ज्यादा से ज्यादा नानिम स्पेस अशिया की जरूरत पड़ने लगती। इसके अलावा कुछ खास हथियारों और आलात के लिए नानिम स्पेस अशिया का इस्तेमाल नागुज़ीर हो जाता। लिहाजा ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स और ताजिर खिलाड़ियों के दरमियान इंतहाई मकबूल रही थी। अब जबकि सैफ अली के पास एक सिल्वर टोकन था, इसे बहुत से न्यूट्रल मैप्स में सफर करने में कोई मसला नहीं होगा। वो इन मखसूस नानिम स्पेस अशिया को इस्तेमाल करके बेपना दौलत भी कमा सकता था। इसके अलावा ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म महीने में एक बार नीलामी का इनेकाद करती थी। इस नीलामी का मेयार खिलाड़ियों और सल्तनतों की मेजबानी में होने वाली किसी भी नीलामी से कहीं ज्यादा था। कोई ये कह सकता था कि ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म की नीलामी पूरे गार्ड्स डोमेन में आला तरीन मेयार की नीलामी थी। माजी में नीलामी में लेजेंडरी अशिया भी नमूदार हो चुकी थी,
और साथ ही फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी अशिया भी नुमाया मिकदार में मौजूद थी। जहां तक एपिक अशिया का ताल्लुक है, वो नीलामी में आम अशिया से मुख्तलिफ नहीं थी। माजी में टोइन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म की हर नीलामी मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के लिए अपनी जंगी ताकत बढ़ाने का वक्त होती थी। ताहम नीलामी में हिस्सा लेना आसान नहीं था। कम अज कम किसी के पास कॉमन टोकन होना जरूरी था। किसी के टोकन के रैंक की बुनियाद पर वो नीलामी में जितने लोगों को ला सकता था, उनकी तादाद मुख्तलिफ होती थी। कॉमन टोकन सिर्फ एक शख्स को नीलामी के मकाम में दाखिले की इजाजत देता था, जबकि ब्रॉन्ज टोकन 2 लोगों को, सिल्वर टोकन 3 को और गोल्ड टोकन 5 को इजाजत देता था। जहां तक एल्डर टोकन का ताल्लुक है, चूंकि गार्ड्स डोमेन में 10 साल गुजरने के बावजूद किसी ने इसे हासिल नहीं किया था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि ये टोकन कितने लोगों को दाखिले की इजाजत देता है। ऐसा लगता है कि मैं आबदा गाल से कह सकता हूं कि वो कुछ लोगों को हमारे पास जमाशदा डायमंड वुड को अपोकलिप्स एम्पायर के शिपयार्ड तक पहुंचाने का काम सौंपे। सिल्वर टोकन को देखते हुए सैफ अली मुस्कुराया। इससे पहले, चूंकि वो खेप की हिफाजत के लिए नाकाफी ताकत होने के बारे में फिक्रमंद था, इसलिए इसने जमा की गई डायमंड वुड को मुंतकिल करने की जहमत नहीं की थी। अब जबकि इसके पास सिल्वर टोकन था, वो ट्विन लाइन्स ट्रेडिंग फर्म की ताकत उधार ले सकता था। थोड़ी सी रकम खर्च करके वो आसानी से डायमंड वुड का जखीरा अपोकलिप्स एम्पायर भेज सकता था। अगरचे इस वक्त इसके पास ब्रोंज स्पीड बूट का डिजाइन नहीं था, लेकिन एडवांस्ड स्पीड बूट्स बनाने के लिए डायमंड वुड का इस्तेमाल फिर भी स्पीड बूट की खुसूसियात में कुछ हद तक इजाफा करेगा। इसके बाद सैफ अली ने आबदा गाल से राब्ता किया और इसे जरूरी तैयारियां करने के लिए गिल्ड के कुछ माहिरीन को भेजने का कहा। जहां तक इसका अपना ताल्लुक था, वो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म वापस आया और ऑलराउंडेड डिवाइसेस तैयार करना शुरू कर दी। अगरचे करीम कोको और मिलनक कोलुक समाइल डरनफेक्स पवेलियन और उन लीडिंग हार्ट के लिए काफी ऑलराउंडेड डिवाइसेस तैयार कर सकती थी, लेकिन इसे खुद भी ऑलराउंडेड डिवाइसेस की अशद जरूरत थी, क्योंकि इसका इरादा जल्द अज जल्द फुलियम डैमनस वैली जाने और वर्ल्ड गेट को फाल करने का था। सिर्फ फिलासफर्स हैंड की मदद से ही वो कैंडल लाइट के लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की तरक्की की रफ्तार को बढ़ा सकता था। बहरी जहाजों की तैयारी के लिए बड़ी तादाद में मास्टर इंजीनियर्स की जरूरत थी। हील चीरेट्स और गार्डियन पपेट्स की तैयारी का तो जिक्र ही छोड़ दें। सिर्फ 2 या 3 मास्टर इंजीनियर्स का होना हरगिज काफी नहीं था। दरी असना सिल्वर विंग टाउन में ट्रांसपोर्टेशन फर्म की तामीर अभी मुकम्मल हुई थी। स्टेडियम के साइज की 3 मंजिला इमारत के अचानक नमूदार होने से कस्बे के खिलाड़ियों में फौरन हलचल मच गई। चैप्टर 1833 सिल्वर विंग टाउन में इज्तिमा। 3 मंजिला ट्रांसपोर्टेशन फर्म सिल्वर विंग टाउन के मरकजी दरवाजे के करीब वाक़ थी। दरी असना लेवल 100 के 10 एनपीसी गार्ड्स दाखिली दरवाजे के सामने खड़े थे, जिनमें से एक 3 गार्ड कैप्टन था। गार्ड कैप्टन ने अपनी पीठ पर एक बड़ी तलवार उठा रखी थी और चांदी की ज़रा बख्तर पहन रखी थी। इसके अर्द गिर्द के सख्त माहौल की वजह से खिलाड़ियों ने ट्रांसपोर्टेशन फर्म से मोहतात फासला बरकरार रखा और सिर्फ दूर से इमारत को देखने की हिम्मत की। ताहम अगरचे खिलाड़ियों ने इमारत के करीब जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक के बाद एक एनपीसी ताजिर बेनियाजी से फर्म में दाखिल हुआ। बड़े काफिले भी बाकायदगी से अपना सामान इमारत में मुंतकिल कर रहे थे। चंद मिनटों के बाद स्टेडियम के साइज की इमारत गाड़ियों और एनपीसी से खिंचाखच भर गई। इस कदर चहल पहल वाला मंजर देखने के बाद बहुत से खिलाड़ियों ने हिम्मत जताई और इमारत में दाखिल हो गए। जबरदस्त, यहां तो बहुत सारे एनपीसी ताजिर हैं। ट्रांसपोर्टेशन फर्म के ग्राउंड फ्लोर हॉल में दाखिल होने पर मुतजस्सिस खिलाड़ियों ने फौरन बहुत से एनपीसी ताजिरों को फ्रंट काउंटर पर कतार में खड़े देखा, जो कुछ रस्मी कार्रवाइयां निपटा रहे थे। इमारत में बाआसानी 1000 से ज्यादा एनपीसी ताजिर मौजूद थे, जिनमें से कुछ ने अपनी खड़ी गाड़ियों के सामने स्टॉल लगा रखे थे और मुख्तलिफ किस्म की कीमती अशिया फरोख्त कर रहे थे। ये मंजर वाकई आंखों को खीरा कर देने वाला था। दरी असना ट्रांसपोर्टेशन फर्म में सबसे ज्यादा तवज्जो मबजूल कराने वाली चीज हाल के वस्त में तैरता हुआ दिव्यकल क्रिस्टल था। क्रिस्टल आज दस्तयाब ट्रांसपोर्टेशन कोर्स और उनके मुतालिका इनामात दिखा रहा था। क्विस्ट की मुश्किल और तकाजे भी दर्ज थे। हॉल में मौजूद इस दिव्यकल शफाफ क्रिस्टल का मुआयना करने के बाद खिलाड़ियों के मुंह खिले के खिले रह गए। ब्रॉन्ज टीथ टाउन तक डिलीवरी मुश्किल वास्ता जरूरत 2-5 1 स्टार कोर्स मुकम्मल की होनी चाहिए। मुआवजा 3 गोल्ड, 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और 1 वाइड मैजिक गोल्ड। 6 लोगों की भर्ती
ब्रॉन्ज टीथ टाउन तक डिलीवरी मुश्किल 1 स्टार। जरूरत लेवल 50 इससे ऊपर। मुआवजा 80 सिल्वर, 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और 1 स्मार्ट आर्मर किट। 10 लोगों की भर्ती। हर क्वेस्ट पुरकशिश इनामात पेश कर रही थी। खास तौर पर टॉस्टार कोर्ट्स को देखकर बहुत से माहिर खिलाड़ियों के मुंह में पानी आ गया। गेम के इस मरहले पर बहुत से माहिर खिलाड़ी पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी 3 गोल्ड नहीं कमा पाते थे। अगरचे इनाम की अशिया गोल्ड जितनी कीमती नहीं हो सकती थी, लेकिन उनकी भी बहुत ज्यादा मांग थी। मिसाल के तौर पर वाइड मैजिक गोल्ड को किसी हथियार की धार तेज करने और उसकी पायदारी की खपत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ताहम वाइड मैजिक गोल्ड आमतौर पर मार्केट में फरोख्त नहीं होता था। वहां मौजूद माहिर खिलाड़ियों के लिए वाइड मैजिक गोल्ड 3 गोल्ड कवायंस से कहीं ज्यादा कीमती था। फितरी तौर पर 13 स्टार क्वेस्ट के इनामात ने मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के खिलाड़ियों को भी लिलचाया। 13 स्टार कोर्स दरअसल मुकम्मल होने पर नायाब 2 स्कल बक्स इनाम में देती थी। यहां तक कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन के पास भी 2 स्किल्स की कमी थी। लीगेसी पॉइंट्स के साथ ऐसी स्किल्स खरीदने के अलावा खिलाड़ी उन्हें सिर्फ स्कल बक्स के लिए राकेशों को मार कर ही हासिल कर सकते थे। ताहम फिर 1 स्कल बक्स के गिरने की शरह भी इंतहाई कम थी, तो 2 स्कल बक्स का तो जिक्र ही किया जाए। डेवहैकल क्रिस्टल पर मौजूद कोर्ट्स को हैरत से देखने के बाद सबकी नजर एक एक्सचेंज काउंटर पर पड़ी। ये एक्सचेंज काउंटर खिलाड़ियों को अपने कमाए हुए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स और कवायंस खर्च करके एनपीसी ताजरों की बेची जाने वाली नायाब अशिया खरीदने की इजाजत देता था। दस्तयाब नायाब अशिया को कहीं और से खरीदना नामुमकिन था। दरहकीकत एनपीसी ताजरों के पास फरोख्त के लिए एपिक अशिया भी मौजूद थीं। इन अशिया को देखते ही हाल में मौजूद खिलाड़ियों में फौरन हंगामा बर्पा हो गया। जल्दी करो, गिल्ड लीडर को मतला करो, हमें दूसरे गिल्ड से पहले वो एपिक अशिया हासिल करनी होंगी। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अरकान ने फौरन अपने मुताल्लिका गिल्ड्स के आला हुक्काम से राब्ता किया और उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फर्म के बारे में मतला किया। जहां तक ट्रांसपोर्टेशन फर्म के अंदर मौजूद आजाद खिलाड़ियों का ताल्लुक था, अशिया की फहरिस्त देखकर उनकी आंखें जोश से चमक उठीं। एपिक अशिया। आजाद खिलाड़ी सिर्फ ऐसी अशिया हासिल करने का ख्वाब ही देखते थे, लेकिन जब तक वो काफी कवायंस और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा लेते, वो ये अशिया खरीद सकते थे। दूसरे लफ्जों में, अब उनके पास एपिक आइटम हासिल करने का इम्कान मौजूद था। कुछ ही देर में ट्रांसपोर्टेशन फर्म की खबर और एम्पायर और पड़ोसी ममालिक में जंगल की आग की तरह फैल गई। हम सिर्फ कोर्स से काफी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इकट्ठा करके एपिक अशिया खरीद सकते हैं। स्टेटस की कोई पाबंदी नहीं है। इस सूरत में हमारी अल्फाडुंचरा टीम उन एपिक अशिया के लिए मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स का मुकाबला कर सकती है। सिल्वर विंग टाउन की ट्रांसपोर्टेशन कोर्स के इनामात वाकई इतने फराख दिलाना है। ये इस रकम से कम 3 गन्ना ज्यादा है जो हमें आम ट्रांसपोर्टेशन कोर्स से मिलती है। हमें इसी वक्त तरक्की करने के लिए सिल्वर विंग टाउन का रुख करने की जरूरत है। बहुत सी अल्फाडुंचरा टीमों और आजाद खिलाड़ियों ने अपने ऑपरेशंस का मरकज सिल्वर विंग टाउन मुंतकिल करने का फैसला किया। इस हकीकत को एक तरफ रखते हुए कि वो वहां तरक्की करके ज्यादा पैसा कमा सकते थे, यह हकीकत कि वो आला दर्जे के हथियार और आलात खरीद सकते थे, उनके लिए आखिरी तरगीब थी। कुछ ही देर में खिलाड़ियों के गौल सिल्वर विंग टाउन की तरफ उमड़ आए। वाइस गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? कस्बे में दाखिल होने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों की तादाद में अचानक 2 लाख से ज्यादा का इजाफा हो गया है। ऐसा लगता है कि बाद में और भी लोग आएंगे। ताहम हम पहले ही कस्बे की 15 लाख खिलाड़ियों के दाखिले की हद को छू चुके हैं और बाहर इंतजार करने वाले खिलाड़ी बहुत हंगामा कर रहे। आबदागाल की असिस्टेंट आ ने भागते हुए आबदागाल के पास आकर कहा, जो इस वक्त काम में गर्क थी। मैं समझती हूँ, आर्जी तौर पर कस्बे के दाखिले की हद को बढ़ाकर 18 लाख कर दो। आबदागाल ने अपनी नाक की हड्डी को दबाते हुए सर हिलाकर कहा। ट्रांसपोर्टेशन फर्म के नमूदार होने की वजह से बहुत से ताजिर खिलाड़ियों ने इससे राब्ता किया था और सिल्वर विंग टाउन में तवील मुद्दती बुनियादों पर दुकान किराए पर लेने में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया था। कुछ आला अल्फाडुंचरा टीमों ने सिल्वर विंग टाउन में गैरेजन बनाने की भी दरख्वास्त की थी। इन आला अल्फाडुंचरा टीमों ने भारी कीमत पर निजी मकानात खरीदने और जीरो विंग के साथ गैरेजन मुआहदे पर दस्तखत करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिल्वर विंग टाउन और एम्पायर और उसके कई पड़ोसी ममालिक की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। ये सब इतनी अचानक हुआ था
और वो इसके लिए तैयार नहीं थी। दरीं असना सैफ अली, जो इस वक्त कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में अल-रानडेड डिवाइसेस तैयार कर रहा था, इस सूरत-ए-हाल से बेखबर रहा। उसने महज फॉर्जन पर तवज्जो मरकूज रखी और अपनी मेज पर अल-रानडेड डिवाइसेस के ढेर में इजाफा किया। आधे दिन से ज्यादा काम करने के बाद सैफ अली को एक खुशखबरी मिली। लियांग जंग, इसकी आर्जी असिस्टेंट, बिलाखिर जायू के साथ एक समझौते पर पहुंच गई थी और आज बाज़ाब्ता तौर पर गार्ड्स डोमेन में शामिल हो जाएगी। मजीद बरा, वो पहले ही जीरो विंग में शामिल हो चुकी थी और उसने व्हाइट रिवर सिटी की गिल्ड रहाइशगाह में टेलीपोर्ट होने के लिए गिल्ड ट्रांसफर स्क्रॉल का इस्तेमाल किया था। इसे गार्ड्स डोमेन से मानूस होने में मदद करने के लिए सैफ अली ने फैसला किया कि वो फी अल-हाल व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का इंतजाम संभालने में मिलनक कोलुक समाइल की मदद करे। इस तरह मिलनक कोलुक समाइल कुछ हद तक आराम कर सकती थी। तो ये कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म है लियांग जंग, जिसने लंबे सफेद लिबादे पहन रखे थे और लकड़ी का एक डंडा पकड़ रखा था, अपने सामने मौजूद बुलंद ओबाला इमारत को हैरत से देखे बगैर न रह सकी। इसकी राय में वर्चुअल रियलिटी गेम सिर्फ तफरी की एक शक्ल थी। ताहम गार्ड्स डोमेन में लागू होने के बाद इसे मालूम हुआ कि ये गेम हकीकत से मुख्तलिफ नहीं है। दर हकीकत उसने महसूस किया कि गेम में उसके हवास हकीकी दुनिया के हवास से कहीं ज्यादा तेज थे। अगर इसके अर्द गिर्द मौजूद खिलाड़ियों के ऊपर तैरते हुए डायमंड मार्कर्स और HP बार्स न होते, तो उसे ये भी शक होता कि उसे किसी दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर दिया गया है। गार्ड्स डोमेन की हकीकत पसंदी के अलावा शहर में नजर आने वाले खिलाड़ियों की तादाद ने भी उसे हैरान कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि व्हाइट रिवर सिटी में इतने ज्यादा खिलाड़ी होंगे। शहर का तिजारती जिला जहां वो इस वक्त खड़ी थी, जिन्हाई सिटी के तिजारती जिला से भी ज्यादा जानदार था। दरीं असना जिला की सबसे ज्यादा तवज्जो मबजूल कराने वाली इमारत दरअसल जीरो विंग की थी। ये महज नाकाबिल फहम था। क्या अब लियांग जंग है वो शख्स जिसका जिक्र गिल्ड लीडर ने किया था? जब लियांग जंग नई मालूमात और माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी, तो उसने एक मधुर आवाज सुनी। आवाज की समत मोड़ते हुए लियांग जंग ने एक खूबसूरत नौजवान औरत को पुरतायुश लिबास में देखा। इस औरत को लियांग जंग को सलाम करते सुनकर करीबी खिलाड़ियों ने इस नई औरत पर हसद भरी निगाहें डाले। ये क्या हो रहा है? खिलाड़ियों के रद्दे अमल को देखकर लियांग जंग और भी उलझन का शिकार हो गई। चैप्टर 1834 खौफजदा कर देने वाला जीरो विंग। अपनी तरफ आती हुई औरत को देखकर लियांग जंग अर्द गिर्द के खिलाड़ियों की निगाहों का बोझ महसूस कर सकती थी। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में दाखिल होने के लिए इंतजार करने वाले खिलाड़ियों की लंबी कतार भी मुड़कर उसे देखने लगी। अगर इन लोगों की तवज्जो उसकी तरफ आने वाली औरत पर होती, तो वो कम व बेश उनके रद्दे अमल को समझ सकती थी। आखिरकार इसके सामने खड़ी औरत लंबी और खूबसूरत थी और उसका चेहरा और मिजाज भी इससे मुताबिकत रखता था। ये फिक्री बात थी कि ऐसी दिलकश औरत तवज्जो मबजूल कराएगी। लेकिन इन खिलाड़ियों की तवज्जो इस औरत पर नहीं बल्कि इस लियांग जंग पर थी। एक लम्हा पहले इन लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया था, फिर भी इस खूबसूरत नौजवान औरत के उसे पुकारते ही वो फौरन एक सनसनी बन गई थी। लियांग जंग को सलाम करने वाली हसीना कोई और नहीं बल्कि मिलनक कोलुक समाइल थी। सैफ अली के मुताबिक इसे एक काबिल असिस्टेंट मिल गई थी, हालांकि इसके गिल्ड लीडर ने इससे कहा था कि वो पहले लियांग जंग को काम के तरीके सिखाए। हेलो, मैं मिलनक कोलुक समाइल हूँ। मैं आपको कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म और हमारे कारोबार के बारे में जानने के लिए दरकार हर चीज सीखने में मदद करूंगी। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपकी समझ में ना आए, तो बिला झिझक मुझसे पूछें। मिलनक कोलुक समाइल ने अपना तारुफ कराया। मिलनक कोलुक समाइल के तारुफ के बाद करीबी खिलाड़ियों में हंगामा मच गया। बकवास, वो औरत कौन है? मिलनक कोलुक समाइल वाकई उसका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आई है? क्या वो किसी किस्म की मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ी हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। वो सिर्फ लेवल 10 की है और उसने लाइफ स्टाइल का निशान नहीं पहना हुआ। वो यकीनी तौर पर एक नौआमूज है, लेकिन अगर मिलनक कोलुक जाती तौर पर उसका इस्तकबाल करने आई है, तो वो जरूर कोई अहम शख्सियत होगी। शायद वो किसी बड़ी कारपोरेशन की वारिस है जो यहाँ कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का दौरा करने आई है। कुछ देर के लिए कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में शामिल होने के ख्वाहिशमंद लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों ने खामोशी से लियांग जंग की शनाख्त पर तबादला ख्याल किया और इस औरत को हसद और तारीफ भरी निगाहों से देखा।
मिल्नक कोलुक समाइल न सिर्फ कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म की मैनेजर थी, बल्कि वो एक मास्टर फॉर्जर भी थी। वो जीरो विंग के बुनियादी आला हुक्काम में से एक थी। अफवाहें थीं कि बहुत सी सुपर पावर्स और बड़ी कारपोरेशंस ने इसे मुलाजमत देने के लिए फलक शिगाफ कीमतों की पेशकश भी की थी, लेकिन इसने इन सब को मुस्तरद कर दिया था। मिल्नक कोलुक समाइल इन जैसे लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए एक आइडियल थी। वो न सिर्फ बहुत खूबसूरत थी, बल्कि इसके फॉर्जन के मेयारात भी गॉड्स डोमेन की चोटी पर थे। वो सब मिल्नक कोलुक समाइल जैसी जिंदगी का ख्वाब देखते थे। यही वजह थी कि पड़ोसी रियासतों से इतने सारे लाइफ स्टाइल खिलाड़ी कैंडल लाइट में शामिल होने आए थे। दरीं असना करीबी लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की गुफ्तगू सुनकर लियांग जंग अपने सामने मौजूद खिलाड़ी का जायजा लेते हुए अंदर से हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये औरत इतने आला ओहदे पर फाइज है। खिलाड़ियों को उसकी शनाख्त का अंदाजा लगाते हुए सुनकर वो शर्मिंदगी से सुर्ख भी हो गई। एक बड़ी कारपोरेशन की वारिस, वो तो सिर्फ बिग डिपर ग्रुप के चेयरमैन की असिस्टेंट थी। एक वारिस के मुकाबले में उसकी कोई अहमियत नहीं थी। मिल्नक कोलुक समाइल और लियांग जंग के अपना तारुफ कराने के बाद वो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में दाखिल हो गई। व्हाइट रिवर सिटी की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म स्टारमोन किंगडम की वाहिद 3 स्टार दुकान थी। जब लियांग जंग इमारत में दाखिल हुई तो उसे ऐसा लगा जैसे इसने किसी जदीद शॉपिंग मॉल में कदम रख दिया हो। बस फर्क ये था कि हकीकी दुनिया के माल के बरक्स इस दुकान में जादुई अनासिर मौजूद थे। ग्राउंड फ्लोर हॉल में ग्राहकों का हुजूम था, जिसने लियांग जंग को दंग कर दिया। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि गॉड्स डोमेन में कोई दुकान इतनी जानदार हो सकती है। मिल्नक कोलुक समाइल लियांग जंग के रद्दे अमल पर बस मुस्कुराई और फिर नई भर्ती होने वाली लड़की को तीसरी मंजिल पर ले गई। फी अलहाल कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में 20,000 से ज्यादा लाइफ स्टाइल खिलाड़ी हैं। वो मुतअद्दिद शाखों में तकसीम है। इनमें से 4,000 से ज्यादा ने बाज़ाब्ता तौर पर अंदरूनी मेंबर बनने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। आप कह सकती हैं कि कैंडल लाइट पूरी स्टारमोन किंगडम में हकीकी मानों में नंबर 1 ट्रेडिंग फर्म है। सिर्फ इस दुकान में 2,000 से कुछ ज्यादा लाइफ स्टाइल खिलाड़ी मौजूद हैं। मुस्तकबिल में आप इस दुकान और उसके मुलाजमीन का इंतजाम संभालेंगी। मिल्नक कोलुक समाइल ने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स की तरफ इशारा करते हुए वजाहत की, जिनमें कैंडल लाइट के लाइफ स्टाइल खिलाड़ी सख्त मेहनत कर रहे थे। अगरचे शुरू में आपको बहुत से लोगों का इंतजाम नहीं संभालना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आप काम की आदी हो जाएंगी और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगी तो मैं आपको सिल्वर विंग टाउन का इंतजाम संभालने की जिम्मेदारी दूंगी। सिल्वर विंग में इस वक्त हालात बहुत मसरूफ हो रहे हैं। हमने अभी दाखिले की हद को बढ़ाकर 18 लाख अफराद कर दिया है। हमें मुस्तकबिल में इस तादाद को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना होगा, इसलिए हमारे पास करने को बहुत कुछ है। जब लियांग जंग ने मिल्नक कोलुक समाइल की वजाहत सुनी तो वो सोचने लगी कि क्या इसने कुछ गलत सुना है। कैंडल लाइट के 20,000 से ज्यादा मुलाजमीन थे। मजीद बरा 4,000 से ज्यादा बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेडिंग फर्म के साथ मुआहदे में थे। दूसरे लफ्जों में 4,000 से ज्यादा खिलाड़ी कैंडल लाइट के लिए कल वक्ती मुलाजमीन के तौर पर काम कर रहे थे। ये बिग डिपर ग्रुप के मुलाजमीन से कई गुना ज्यादा था। बाद में इसे 18 लाख खिलाड़ियों वाले कस्बे का इंतजाम भी संभालना होगा। ये तो सरासर पागलपन था। अगर सूरत हाल वैसी ही थी जैसी मिल्नक कोलुक समाइल ने बयान की थी, तो बिग डिपर ग्रुप के चेयरमैन की असिस्टेंट के तौर पर इसे यकीन था कि जीरो विंग बिग डिपर ग्रुप से कहीं ज्यादा अमीर है। दोनों का कोई मुवाजना ही नहीं था। वो हमेशा सोचती थी कि सैफ अली बिग डिपर डब्जो की पेशकशों के तई इतनी बेनियाजी से क्यों पेश आता है। उसने ऐसी तनख्वाह और मुराद की पेशकश की थी जिसका बेशुमार लोग ख्वाब देखते थे, फिर भी सैफ अली एक आर्जी पोजीशन पर राजी हो गया था और अपनी कोशिशें गॉड्स डोमेन पर मरकूज कर दी थी। अब वो बिलाखिर समझ गई थी। मालूम हुआ कि बिग डिपर ग्रुप की पेशकशें, जिन्हें वो काफी फराख दिलाना समझती थी, सैफ अली के लिए एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो बिग डिपर के लिए सिर्फ वक्त गुजारी के तौर पर काम कर रहा था। दरीं असना सैफ अली ने इसे गॉड्स डोमेन में जीरो विंग के साथ एक पोजीशन की पेशकश की थी क्योंकि इसने इसकी इंतजामी सलाहियतों को सराहा था और शायद इस मौका को सैफ अली के मामलात के बारे में मजीद जानने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मुस्तकबिल में वो बिग डिपर ग्रुप के लिए काम करने का इंतखाब करती है, ये जीरो विंग वर्कशॉप के लिए, ये इस पर मुनहसिर होगा। ताहम उस वक्त इसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो अपनी दरियाफ्तों की रिपोर्ट चेयरमैन शाह को कैसे देगी।
लियांग जंग जो नहीं जानती थी वो ये था कि सिल्वर विंग टाउन जीरो विंग का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था, बल्कि स्टारमून किंगडम के जीरो विंग सिटी में सिल्वर विंग टाउन से कई गुना ज्यादा खिलाड़ियों की आबादी के साथ कहीं ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलती थी। दूसरी तरफ लियांग जंग की सोचों से बेखबर सैफ अली अब भी ऑलराउंडेड डिवाइसेस तैयार करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए था। बिलाखिर पूरे एक दिन के काम के बाद उसने 100 से ज्यादा ऑलराउंडेड डिवाइसेस तैयार कर ली थी। उसने काफी तादाद में मियारी लेवल 50 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड हथियार भी बनाए थे। फॉर्जन से मिलने वाली तमाम EXP की बदौलत वो बिलाखिर लेवल 68 तक पहुंच गया था। अगरचे तिजारती रास्ता कायम करते वक्त उसने बहुत से राकेशों को मारा था, लेकिन NPCs की शमूलियत की वजह से EXP का इनाम नुमायां तौर पर कम हो गया था। क्वेस्ट मुकम्मल करने के बाद ही उसे बहुत सारी EXP मिली थी। इसके बावजूद ये उसे लेवल 68 तक पहुंचाने के लिए काफी नहीं थी। ताहम इसके हालिया लेवल अप के मुकाबले में फिलासफर्स हैंड की सलाहियत ने वाकई सैफ अली को हैरान कर दिया था। जब उसने लेवल 50 के फाइन गोल्ड और डार्क गोल्ड हथियारों की तैयारी में रहनुमाई के लिए फिलासफर्स सिविल का इस्तेमाल किया, जिनके डिजाइन इसने टाइटन सिटी से हासिल किए थे, तो तैयार शुदा मसनूआत की रेंज लेवल 50 और 55 के दरमियान थी। ये एक बहुत बड़ी बेहतरी थी। अगरचे एक मियारी लेवल 55 का फाइन गोल्ड हथियार राकेशों से हासिल करदा लेवल 55 के फाइन गोल्ड आलात से कदरे कमजोर था, लेकिन ये फिर भी लेवल 50 के फाइन गोल्ड हथियार से काफी ज्यादा मजबूत था। मियारी लेवल 55 के डार्क गोल्ड हथियारों के मामले में भी ऐसा ही था। मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स में सबसे ज्यादा लेवल वाले खिलाड़ी उस वक्त लेवल 55 के थे, लिहाजा लेवल 55 के हथियार हासिल करने की कोशिश करना इंतहाई मुश्किल था। फिलहाल इनमें से ज्यादातर लेवल 55 के माहिरीन अब भी लेवल 50 के फाइन गोल्ड हथियार इस्तेमाल करते थे। अगर उन्हें इंतखाब का मौका दिया जाए तो ये माहिरीन यकीनी तौर पर एक मियारी लेवल 55 का डार्क गोल्ड हथियार इस्तेमाल करेंगे। अगर वो इन मियारी डार्क गोल्ड हथियारों को बड़ी तादाद में फरोख्त करता तो वो मामूल से ज्यादा कीमत हासिल कर सकता था। अचानक मीलनक को लुक समाइल ने सैफ अली से राब्ता किया और इत्तला दी। गिल्ड लीडर डर्नफेक्स पवेलियन और इन लीडिंग हार्ट के नुमाइंदे आ गए। वो दूसरी मंजिल के VIP इस्तकबालिया कमरे में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी वहां जाता हूं। सर हिलाते हुए सैफ अली ने अपनी तैयार करदा अशिया इकट्ठी की और इस्तकबालिया कमरे की तरफ चल दिया। चैप्टर 1835 भारी मुनाफा कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म का VIP इस्तकबालिया कमरा। इस वक्त अनमोल शहजादी, ब्लू फिनिक्स, इन लीडिंग हार्ट और मो लिंगशा इस्तकबालिया कमरे में इंतजार कर रहे थे। अंकल हार्ट, क्या जिन अशिया का आपने जिक्र किया वो वाकई इतनी मुअस्सर हैं? मो लिंगशा ने परेशानी से पूछा। गिल्ड ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हम अब भी डार्क बैटल ग्राउंड्स के अंदरूनी इलाके में नहीं पहुंच पाए हैं। मजीद बरा साइलेंट वाटर का कटाव इंतहाई ताकतवर है। यहाँ तक कि नायाब एडवांस टफनेस पोशन भी हमारी बका की शरह को सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाता है। हम पहले ही स्टार लाइन कारपोरेशन के साथ तमाम दिखावे खत्म कर चुके हैं और उनके साथ एक मुकम्मल जंग में मसरूफ हैं। हम सिर्फ बहुत महदूद मिकदार में वसाइल बचा सकते हैं। अगर हम इतने सारे मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करते हैं और ये अशिया बेकार साबित होती है तो ये तबाहकुन होगा। जब इसने इन लीडिंग हार्ट से जीरो विंग की मदद के लिए एक टीम की क़यादत करने को कहा था तो उसने फर्ज किया था कि गिल्ड को सिर्फ एक कदरे मुश्किल क्वेस्ट में कुछ मदद की जरूरत है। लेकिन जब इन लीडिंग हार्ट वापस आया तो उसने इसे बताया था कि जीरो विंग ने हील मोड इक्लिप्स थर्वन का फर्स्ट क्लियर हासिल कर लिया है। इस रिपोर्ट ने उसे हक्का बका कर दिया था। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि जीरो विंग की मैन फोर्स इतनी ताकतवर है। मजीद बरा इन लीडिंग हार्ट ने जीरो विंग के ब्लैक फुलियम की तारीफ की थी। इसकी तारीफ नायाब थी, यहां तक कि इन लीडिंग सिविल में भी। इन लीडिंग हार्ट ने मजीद बताया था कि जीरो विंग के पास कुछ खास आलात हैं जो डार्क बैटल ग्राउंड्स के सख्त माहौल से निपटने में उनकी मदद कर सकते हैं। इस इंकिशाफ ने इसकी हैरत में मजीद इजाफा कर दिया था। मिस मो, अब बेफिक्र रहें, इन लीडिंग हार्ट ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा। पिछले चंद दिनों में मो लिंगशा ने इससे बार बार यही सवाल पूछा था, लेकिन इसने कितनी ही बार सूरत हाल की वजाहत की हो, इस नौजवान खातून ने इस पर यकीन करने से इनकार कर दिया था। ताहम ऐसा नहीं था कि वो इसके जज्बात को समझ नहीं सकता था। इस वक्त इन लीडिंग सिविल और स्टार लिंक, जो कि स्टार लाइन कारपोरेशन का गिल्ड था, एक तल्ख जंग में मसरूफ थे, जिसके नतीजे में
इन लीडिंग सिविल हर रोज खौफनाक हद तक वसाइल खर्च कर रहा था। दरी असना 100 अल्ट्रानेटेड डिवाइसेस और 100 बोतलें एल्विन सिल्वर खरीदने पर उन्हें 40,000 मैजिक क्रिस्टल्स खर्च करने पड़ेंगे, और चूंकि जीरो विंग ने उनके मुआहदे के मुताबिक 3 दिन के अंदर अशिया तैयार कर ली थी, इसलिए इन लीडिंग सिविल को इजाफी 5,000 मैजिक क्रिस्टल्स अदा करने थे। गिल्ड के लिए 45,000 मैजिक क्रिस्टल्स किसी भी तरह से छोटी रकम नहीं थी। अगर इतने सारे मैजिक क्रिस्टल्स अदा करने के बाद अशिया बेकार निकले तो वो पछतावे से रोएंगे। मो लिंगशा को इन लीडिंग हार्ट के तबसरे का जवाब देना मुश्किल लगा। वो सिर्फ उम्मीद कर सकती थी कि ये अशिया इतनी ही मददगार साबित होंगी जितना इसने दावा किया था। बड़ी बहन रेन, इन लीडिंग सिविल के नुमाइंदे किसी बात के बारे में परेशान लग रहे। क्या आपको लगता है कि वो खरीदारी से पीछे हटने का इरादा रखते हैं? ब्लू फिनिक्स ने मो लिंगशा के परेशान तासुरात को देखते हुए पूछा। हंसते हुए उसने बात जारी रखी, अगर वो ऐसा करते हैं तो हमें उनका हिस्सा भी खरीदने का मौका मिल जाएगा। फिर हमें सी ऑफ डेथ के अंदरूनी जजीरों को दरियाफ्त करने में बहुत आसानी होगी। वो भला क्यों पीछे हटेंगे? अनमोल शहजादी ने हंसते हुए पूछा। इन लीडिंग सिविल ने डार्क नाइट एम्पायर में स्टार लिंक के खिलाफ कई बड़े पैमाने पर जंगें लड़ी हैं और इसे हथियारों, आलात और जंगी हथियारों की अशद जरूरत है। दोनों गिल्ड्स इन हारसोर्स नक्शों के लिए शिद्दत से लड़ रहे हैं जहां से हथियार और आलात मिलते हैं। अगर इन लीडिंग सिविल इन अशिया को हासिल करना चाहता है तो उसे दुश्मनाना माहौल वाले हारसोर्स नक्शों में फार्मिंग करनी होगी। गिल्ड के पास इन नक्शों में अशिया महफूज करने का ज्यादा इम्कान होगा। इन लीडिंग सिविल को इस वक्त किसी भी चीज से ज्यादा ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर की जरूरत है। वो इस मुआहिदे से पीछे हटने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ब्लू फिनिक्स ने अपने पवेलियन मास्टर की बातों में मंतिक देखी। इसी नक्शे का माहौल जितना ज्यादा दुश्मनाना होता, वो इतने ही ज्यादा खजाने पेश करता। मिसाल के तौर पर सी ऑफ डेथ को ही ले ले। समुद्री जोन के खतरनाक जजीरों की खोज के बाद मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने एक अहम फसल हासिल की थी। अब तमाम मुख्तलिफ सुपर पावर्स सी ऑफ डेथ को दरियाफ्त करने के लिए बड़ी ताकतवर टीमें मुनज़्ज़म कर रही थी। ताहम नक्शे के जजीरों को मौसर तरीके से दरियाफ्त करने के लिए सुपर पावर्स को ऐसी अशिया की जरूरत होगी जो उनके खिलाड़ियों पर दुश्मनाना माहौल के असरात को कम कर सके। अगरचे ऐसी अशिया की थोड़ी मिकदार हासिल करना कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें बड़ी तादाद में हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। अगर वो ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर हासिल कर सकते तो चाहे वो उन अशिया को अपने लिए इस्तेमाल ना भी करते, वो उन्हें दोबारा फरोख्त करके शानदार मुनाफा कमा सकते थे। जब दोनों गिल्ड्स के नुमाइंदे आपस में खामोशी से बात कर रहे थे, इस्तकबालिया कमरे का दरवाजा खुला, जिसके बाद लिबादा ओढ़े एक उधेड़ उम्र शख्स कमरे में दाखिल हुआ और इसे देखकर कमरे में मौजूद लोग खामोश हो गए। ये ब्लैक फुलियम है? नए आने वाले को देखकर मो लिंगशा हैरान रह गई। कितना ताकतवर ओरा है। सैफ अली से एक इंतहाई मजबूत पुरतशद्दुद ओरा निकल रहा था। मो लिंगशा की नजर में सैफ अली एक खिलाड़ी के बजाय किसी कदीम दरिंदे की तरह लग रहा था। मो लिंगशा जो नहीं जानती थी वो ये था कि ये ओरा सैफ अली का नहीं था, बल्कि ये इसकी कमर से बंधी इब्बिसिल ब्लेड से निकल रहा था। सैफ अली के उसे लेवल 50 तक अपग्रेड करने के बाद इब्बिसिल ब्लेड के ओरा को मजीद काबू में नहीं रखा जा सकता था। इस वजह से सैफ अली ने इस मुलाकात के लिए ब्लैक फुलियम के तौर पर जाहिर होने का इंतखाब किया था। तवील इंतजार के लिए माजरत, मुझे कुछ काम निपटाने थे। सैफ अली ने मुआफी मांगी। कोई बात नहीं, हम भी अभी आए हैं, इन लीडिंग हार्ट ने हंसते हुए कहा। मजीद बरा, अगर उसका मतलब यह है कि हम ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर हासिल कर सकते हैं तो कई घंटे का इंतजार भी काबिल कबूल होगा। अनमोल शहजादी, जो इन लीडिंग हार्ट के करीब बैठी थी, इस आदमी की बातें सुनकर मुस्कुराए बगैर न रह सकी। से तवक्को नहीं थी कि इन लीडिंग हार्ट अशिया की अपनी ख्वाहिश के बारे में इतना सीधा होगा। ठीक है, चूंकि हर कोई इन दोनों के लिए यहाँ है तो सीधे काम की बात पर आते हैं, सैफ अली ने कहा। हिर्स ने अपनी तैयार करदा ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर निकाली और उन्हें अपने सामने मेज पर रख दिया। अपने लोगों के साथ 24 घंटे काम करने के बाद हमने कल 400 ऑलराउंडेड डिवाइसेस और 450 बोतलें एल्विन सिल्वर तैयार की हैं। हमारे पिछले मुआहदे के मुताबिक हर आइटम में से 200 फिनिक्स पवेलियन मास्टर को जाएंगी, जबकि हर आइटम में से 100 हार्ट भाई के लिए मखसूस है।
जहां तक 5000 मैजिक क्रिस्टल्स का ताल्लुक है, जिन पर हमने पहले इत्तेफाक किया था, हम उसे भूल जाएंगे। मैं बाकी 100 अनरॉनेडेड डिवाइसेस और 150 बोतलें एल्विन सिल्वर एक निजी नीलामी के जरिए फरोख्त करना चाहूंगा। आप कवायस के साथ उन इजाफी अशिया के लिए बोली लगा सकते हैं। क्या मैं इस इंतजाम के बारे में आपकी राय जान सकता हूं? ठीक है, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। ये सुनकर के सैफ अली के पास इतनी सारी इजाफी अशिया हैं, अनमोल शहजादी अंदर ही अंदर खुशी मनाए बगैर न रह सकी। मुझे भी कोई एतराज नहीं है। इन लीडिंग हार्ट ने इत्तेफाक में सर हिलाया। बस इसे अपने पिछले फैसले पर थोड़ा सा पछतावा हुआ। अगर इसे मालूम होता कि जीरो विंग इतनी ज्यादा ऑलराउंडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर तैयार करने की सलाहियत रखता है, तो वो मजीद ऑर्डर देता। ताहम जब उसने इस गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर किया कि एल्विन सिल्वर साइलेंट वाटर के खिलाफ कितना मुफीद होगा, तो उसने अपने पछतावे को झटक दिया। दोनों खिलाड़ियों की रजामंदी सुनकर सैफ अली ने उनके पिछले इंतजामात को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाया। आखिर में सैफ अली को अनमोल शहजादी से 80,000 मैजिक क्रिस्टल्स और उन लीडिंग हार्ट से 40,000 मैजिक क्रिस्टल्स मिले। फिर इसने दोनों को इजाफी अनरॉनेडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर के लिए बोली लगाने की इजाजत दी और अशिया को 10-10 के जिज में नीलाम किया। चूंकि लेन देन कवायस का इस्तेमाल करते हुए मुकम्मल किया जा सकता था, इसलिए दोनों गिल्ड्स ने बगैर किसी मसले के अशिया पर बोली लगाई। आखिर में अनमोल शहजादी ने 80 अनरॉनेडेड डिवाइसेस और 120 बोतलें एल्विन सिल्वर खरीदी थीं, जबकि इन लीडिंग हार्ट ने बाकी खरीद ली। बुनियादों का मवाजना करते वक्त इन लीडिंग सिविल यकीनी तौर पर डर्नफेक्स पवेलियन से बरतर था। ताहम स्टारलिंक के साथ जंग की वजह से इन लीडिंग सिविल को इतनी माली आजादी हासिल नहीं थी। दरीं असना अनमोल शहजादी ने थंडर आइलैंड पर अपने इख्तियार और सी ऑफ डेथ से मिलने वाली फसलों से काफी कमाई की थी। लिहाजा माली ताकत के लिहाज से डर्नफेक्स पवेलियन इस वक्त इन लीडिंग सिविल से ज्यादा मजबूत था। इजाफी अशिया फरोख्त करने के बाद सैफ अली ने 20,000 से ज्यादा गोल्ड कमा लिए थे। दोनों सुपरफिस्टेड गिल्ड्स भी इस नतीजे से काफी मुतमईन थे। जैसे ही दोनों गिल्ड्स के नुमाइंदे जाने वाले थे, चूंकि हमने अनरॉनेडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर फरोख्त कर दी हैं, तो आइए आज के मैन कोर्स की नीलामी शुरू करते हैं। सैफ अली ने जानबूझकर अपने बयान को खींचते हुए कहा, मैन कोर्स, क्या आपके पास अनरॉनेडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर से भी बेहतर कोई चीज है? अनमोल शहजादी और इन लीडिंग हार्ट ने सैफ अली को उलझन भरी नजरों से देखा। इसके पास इन दोनों अशिया से ज्यादा कीमती चीज कैसे हो सकती है? बिल्कुल। फिर सैफ अली ने अपने बैग से मियारी लेवल 55 के डार्क गोल्ड हथियार निकालना शुरू किए और उन्हें अपने मेहमानों के सामने नुमाइश के लिए रख दिया। चैप्टर 1836 टीमों को मुसल्ला करना। सैफ अली ने मेज पर जो एक हाथ वाली तलवार रखी, वो एक इंतहाई आम हथियार की तरह काफी सादा लग रही थी, लेकिन इससे डार्क गोल्ड हथियारों की मखसूस चमक फूट रही थी। एक डार्क गोल्ड हथियार जो लेवल 55 तक इस्तेमाल किया जा सकता है। जब अनमोल शहजादी और इन लीडिंग हार्ट ने डार्क गोल्ड हथियार की तरफ देखा, तो वो अपनी उलझन पर काबू ना पा सके। खुसूसियात के लिहाज से ये लेवल 50 के डार्क गोल्ड हथियार से सिर्फ थोड़ा सा बेहतर था। अगरचे ये आम माहिर खिलाड़ियों के लिए बहुत पुरकशिश हो सकता था, लेकिन उन जैसे गिल्ड के आला ओहदेदारों के लिए इसमें कोई खास बात नहीं थी। अगरचे लेवल 55 का डार्क गोल्ड हथियार वाकई बहुत कीमती था, लेकिन इफादियत के लिहाज से इसका अनरॉनेडेड डिवाइस एल्विन सिल्वर से कोई मवाजना नहीं था। मजीद ये कि सैफ अली ने अभी जो लेवल 55 का डार्क गोल्ड हथियार निकाला था, इसमें कोई खास खूबियां नहीं थी। उसने ना तो किसी मुजाहमत में इजाफा किया और ना ही गैर मामूली तौर पर आला खुसूसियात फराहम की। लिहाजा उन्हें यह बात वाकई उलझा देने वाली लगी कि सैफ अली इस हथियार को आखिरी और सबसे अहम शे के तौर पर पेश कर रहा था। जैसे ही अनमोल शहजादी और उन लीडिंग हार्ट ये सोच रहे थे कि इतना सादा डार्क गोल्ड हथियार निकालने के पीछे सैफ अली का क्या इरादा है, सैफ अली ने अपने बैग से एक और हथियार निकाला और इसे मेज पर रख दिया। इस बार ये कोई आम तलवार नहीं बल्कि एक अजीम तलवार थी। क्या वो दो अशिया फरोख्त कर रहा है? ब्लू फिनिक्स, जो एक तरफ से देख रही थी, वो भी इस सूरत हाल पर हैरान थी। लेवल 55 के दो डार्क गोल्ड हथियार तो दूर की बात, दो एपिक हथियार भी अनमोल शहजादी और उन लीडिंग हार्ट जैसे सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स के नुमाइंदों को लुभाने के लिए काफी नहीं हुए। ताहम जैसे ही ब्लू फिनिक्स के जहन में ये ख्यालात आ रहे थे, सैफ अली ने अपने बैग से एक और हथियार निकाल लिया।
मजीद ये कि तीसरा हथियार सामने लाने के बाद भी इसके रुकने के कोई आसार नजर नहीं आए। 3, 5, 8 जब तक लेवल 55 के 10 डार्क गोल्ड हथियार मेज पर रखे गए, अनमोल शहजादी और उन लीडिंग हार्ट के तासुरात बदल चुके थे। अगरचे लेवल 55 के डार्क गोल्ड हथियार हासिल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जीरो विंग की मैन फोर्स की मौजूदा ताकत को देखते हुए वो समझ गए थे कि जीरो विंग यकीनन कुछ हथियार हासिल कर सकता। अगर ये सिर्फ 2 या 3 डार्क गोल्ड हथियार होते तो उन्हें इस सूरत हाल पर कोई खास हैरत न होती। ताहम लेवल 55 के 10 डार्क गोल्ड हथियारों का होना बिल्कुल मुख्तलिफ बात थी। जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, मैं लेवल 55 के उन डार्क गोल्ड हथियारों की काफी तादाद हासिल करने के काबिल हूँ। ये 10 अशिया महज आपके देखने के लिए नमूने हैं। आपका उन हथियारों के बारे में क्या ख्याल है? सैफ अली ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने अपने सामने बैठे 2 संजीदा चेहरों को देखा। फिलहाल उसने लेवल 55 के सिर्फ 10 डार्क गोल्ड हथियार तैयार किए थे। ऐसा नहीं था कि वो मजीद तैयार नहीं करना चाहता था, बल्कि उसके पास ऐसा करने के लिए मवाद की कमी थी। अगरचे इन हथियारों की तैयारी के लिए दरकार मवाद बहुत नायाब नहीं था और मार्केट में दस्तयाब था, लेकिन ये आम तौर पर बड़ी मिकदार में फरोख्त नहीं होता था। काफी मिकदार जमा करने में खासा वक्त दरकार था। यही वजह थी कि मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स जो डार्क गोल्ड हथियार तैयार कर सकते थे, वो सिर्फ इंतहाई महदूद मिकदार में ही बनाते थे। मौजूदा गार्ड्स डोमेन में लेवल 55 के 10 डार्क गोल्ड हथियारों का होना पहले ही एक हैरान कुन कारनामा था। क्या आपके पास अभी भी उनमें से मजीद हैं? अनमोल शहजादी ने खुशगवार हैरत से पूछा। क्या मैं जान सकता हूं कि ब्लैक फुलियम भाई के पास उनमें से मजीद कितने हथियार हैं? इन लीडिंग हार्ट ने जल्दी से पूछा। लेवल 55 का एक डार्क गोल्ड हथियार वाकई उनके लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता था, क्योंकि एक हथियार सिर्फ एक खिलाड़ी की जंगी ताकत को बेहतर बना सकता था। ये बेहतरी न होने के बराबर होगी। ताहम एक खास मिकदार तक पहुंचने के बाद लेवल 55 के उन डार्क गोल्ड हथियारों का असर बहुत ज्यादा होगा। इन हथियारों की काफी तादाद के साथ कोई भी एक टीम की जंगी ताकत को बिल्कुल नई सतह तक बढ़ा सकता है। दरीं असना जंगी ताकत में ये इजाफा इस वक्त बहुत मुफीद साबित होगा जब कोई टीम फील्ड बेसिस पर हमला कर रही हो। ज्यादा नहीं, सैफ अली ने कहा। 3 उंगलियां उठाते हुए इसने मजीद कहा, मेरे पास सिर्फ इतने हैं कि 300 अफराद की टीम को लैस किया जा सके। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप दोनों इस लेन देन में दिलचस्पी रखते हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? 300 अफराद की टीम को लैस करने के लिए काफी? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास लेवल 55 के 100 से ज्यादा डार्क गोल्ड हथियार हैं? मोलिंगशा, जो एक तरफ बैठी थी, ने पूछा। इसका चेहरा गैर इरादी तौर पर फड़क रहा था। मेज पर रखे गए तमाम हथियार फिजिकल क्लासेस के लिए थे, उनमें से कोई भी मैजिकल क्लासेस के लिए नहीं था। इसके बावजूद 300 अफराद की टीम में हर फिजिकल क्लास को लेस करने की कोशिश के लिए अब भी 100 से ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी। फिलहाल इसे ये भी यकीन नहीं था कि आया मुख्तलिफ सुपर पावर्स के पास लेवल 55 के डार्क गोल्ड हथियार मौजूद हैं। कम अज कम इन लीडिंग सिविल के पास तो यकीनन नहीं थे। वो इस मामले को जिस जाविये से भी देखती, वो ये तस्लीम नहीं कर पा रही थी कि जीरो विंग वाकई उनमें से 100 से ज्यादा हथियार निकाल सकता है। इस दौरान सैफ अली की बातें सुनकर अनमोल शहजादी और उन लीडिंग हार्ट के होंठ भी हल्के से फड़के। ये इंकिशाफ वाकई उनके लिए एक सदमे की तरह था। लेवल 55 के इतने सारे डार्क गोल्ड हथियारों के साथ वो 100 अफराद पर मुश्तमिल 3 इंतहाई ताकतवर टीमें तश्कील दे सकते थे। जब तक हर टीम के पास काफी टायर 2 खिलाड़ी मौजूद हों, लेवल 50 के 100 अफराद वाले टीम डंजन्स पर हमला करना भी कोई मसला नहीं होगा। अगर उनके पास 3 ऐसी टीमें होती जो मुसलसल लेवल 50 के 100 अफराद वाले टीम डंजन्स पर हमला करने की सलाहियत रखती हों, तो उनके गिल्ड्स की हथियारों और आलात की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। वो एक कोल डाउन साइकिल के अंदर लेवल 50 डंजन से इक्विपमेंट भी हासिल कर सकते थे। क्या मैं जान सकता हूं कि ब्लैक फुलियम भाई उन हथियारों को फरोख्त करने का क्या इरादा रखते हैं? इन लीडिंग हार्ट ने पूछा। इसकी आंखों में एक पुरजोश शोला भड़क रहा था। बिल्कुल गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आप उन हथियारों को कैसे फरोख्त करने का इरादा रखते हैं? अनमोल शहजादी ने भी संजीदा लहजे में पूछा। वो ये तस्लीम किए बगैर न रह सकी कि ये आखिरी शय वाकई तमाम आखिरी अशिया में सबसे बढ़कर थी। आखिरकार
जहां अनरानेडेड डिवाइसेस और एल्विन सिल्वर ने उन्हें सिर्फ टॉप टायर हथियार और आलात हासिल करने का मौका फराहम किया था, वहीं उनके बिल्कुल सामने ऐसा करने की एक जमानत रखी हुई थी। सादा सी बात है, सैफ अली ने फिर कुछ नायाब मवाद की फहरिस्त पर मुश्तमिल दस्तावेजात के 2 सीट निकाले और उन्हें अपने सामने मौजूद 2 अफराद के हवाले कर दिया। दर्ज शदा मवाद को मयार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए और उनके 300 सीट्स को एक बीच के तौर पर मानते हुए, जब तक आप मवाद का एक बीच जमा करते हैं, अब 40 हथियार खरीद सकते हैं। हम मवाद के इन 300 सीट्स को इब्तिदाई बोली के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप मैजिक क्रिस्टल्स अकवायंस का इस्तेमाल करते हुए कीमत बढ़ा सकते हैं, जिसमें हर इजाफा 100 गोल्ड से कम नहीं होगा। सैफ अली की फराहम करदा मवाद की फहरिस्त पढ़ने के बाद अनमोल शहजादी और उन लीडिंग हार्ट ने गैर इरादी तौर पर हांफते हुए सांस ली। अगरचे दर्ज शदा मवाद खास तौर पर नायाब नहीं था, लेकिन एक मुकम्मल सीट की कीमत पहले ही काफी ज्यादा थी। फिर भी अब उन्हें नीलामी में हिस्सा लेने का अहल होने के लिए 300 सीट्स की जरूरत थी। सैफ अली की मांगी गई कीमत वाकई कम नहीं थी। मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, अनमोल शहजादी ने सर हिलाते हुए कहा। एक फर्स्ट रेट गिल्ड को वाकई दर्ज शदा मवाद के 300 सीट जमा करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये पैसों का नहीं बल्कि मवाद की नायाबी का मसला था। ताहम ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन के असर और रसूख के वसी दायरे के साथ मुख्तसर मुद्दत के अंदर 300 सीट जमा करना अब भी मुमकिन था। मंजूर है, इन लीडिंग हार्ट भी इस लेन देन को मुकम्मल करने के लिए पुरज़्म था। जब तक वो लेवल 55 के इन डार्क गोल्ड हथियारों में से 40 हासिल कर सकता था, इसे अपने गिल्ड की मैन फोर्स की क़ियादत करते हुए लेवल 50 के 100 अफराद वाले टीम डंजिन का फर्स्ट क्लियर हासिल करने का एतमाद मिल जाएगा। मजीद ये कि वसाइल जमा करने की सलाहियत के लिहाज से उसका पहलू अनमोल शहजादी से कहीं ज्यादा मजबूत था। आखिरकार ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन 2 गिल्ड्स का इत्तेहाद था। अनमोल शहजादी ज्यादा से ज्यादा गिल्ड के सिर्फ आधे वसाइल को मुतहर्रिक कर सकती थी। चूंकि अब दोनों को इस पर कोई एतराज नहीं है, तो आइए अब नीलामी शुरू करते हैं। ये देख कर के दोनों फरीकैन को उसकी तजवीज काबिल कबूल लगी। सैफ अली और भी ज्यादा खुश हो गया। सच तो यह है कि उसे खुद भी लग रहा था कि वो जिस मिकदार में मवाद मांग रहा है वो थोड़ी ज्यादा है, और इसे तवक्को थी कि दोनों गिल्ड्स इस शर्त पर हिचकिचा सकते। आखिरकार मौजूदा जीरो विंग भी मुख्तसर नोटिस पर मवाद के 300 सीट जमा करने के काबिल नहीं था। ताहम जब उसने सोचा कि ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और उन लीडिंग सिविल दोनों सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स हैं, तो उसने नतीजा अखज़ किया कि उनके लिए मवाद के 300 सीट हासिल करना नामुमकिन नहीं होना चाहिए। हालांकि इससे उनकी जेबों पर थोड़ा बोझ जरूर पड़ेगा। शुरू में ही इतनी ज्यादा कीमत मुकर्रर करके जब तक वो मतलूबा मवाद के 300 सीट हासिल कर सकता था, उसकी पैदावारी कामयाबी की शरह को देखते हुए, जो कि 30% से ज्यादा थी, वो फौरी तौर पर न सिर्फ अपनी लागत कमा सकता था बल्कि जीरो विंग को मुसल्ला करने के लिए काफी मिकदार में मवाद भी हासिल कर सकता था। ताहम अब ऐसा लग रहा था कि उसने दोनों सपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स की बुनियादों का कुछ हद तक कम अंदाजा लगाया था। आखिरकार इसके सामने मौजूद दोनों नुमाइंदों ने इसकी तजवीज से इत्तेफाक करते हुए माथे पर शिकन तक नहीं डाली। बज़ाहिर वो मवाद के 300 से ज्यादा सीट हासिल करने की पूरी सलाहियत रखते थे। चैप्टर 1837 टाइटन गार्ड अपग्रेड हो गया। जैसे ही सैफ अली ने नीलामी शुरू की, अनमोल शहजादी और उन लीडिंग हार्ट ने एक दूसरे की परवाह किए बगैर दीवाना वार बोलियां लगाना शुरू कर दी। 2000 गोल्ड, 3000 गोल्ड, 5000 गोल्ड। चाहे अनमोल शहजादी अशिया जीते या उन लीडिंग हार्ट, 40 लेवल 55 के डार्क गोल्ड हथियार एक अजीम मकसद पूरा करेंगे। ये हथियार उनके मुतालिका गिल्ड्स की तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल थे। फितरी तौर पर वो पीछे नहीं हटने वाले थे। बोली में 100 गोल्ड का इजाफा करने के बजाय उन्होंने इसे 1000 गोल्ड के इजाफे से बढ़ाया। सिर्फ चंद मिनटों में इन लीडिंग हार्ट की बोली के साथ कीमत 24,000 गोल्ड तक पहुंच गई थी। मवाद की कीमत को शामिल करते हुए इसकी पेशकश की कलमालियत इन 40 डार्क गोल्ड हथियारों की असल कीमत से कहीं ज्यादा थी। ताहम इन लीडिंग हार्ट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। यहां तक कि मोलिंगशा ने भी इशारा दिया था कि उन लीडिंग हार्ट को कीमत की परवाह किए बगैर हथियार हासिल करने हैं। उनका गिल्ड फी अलहाल लेवल 50 के 100 अफराद वाले टीम डंजिन का फर्स्ट क्लियर हासिल करने के लिए स्टार लिंक के साथ मुकाबला कर रहा था। दोनों गिल्ड्स अपने मुतालिका डंजिन्स में फाइनल बॉस तक पहुंच चुके थे और ये हथियार उन लीडिंग सिविल की फतह को यकीनी बनाएंगे।
यहाँ तक कि अगर उन्हें तवक्को से थोड़े ज्यादा कवायंस खर्च करने पड़े तब भी वो आसानी से लागत वापस कमा सकते थे। 30,000 गोल्ड। अनमोल शहजादी ने फौरन कीमत में नुमाया इजाफा कर दिया। उसने पहले ही अलरानडेड डिवाइसेस और एल्बिन सिल्वर हासिल कर लिए थे, लेकिन अगर उसके पास ये डार्क गोल्ड हथियार भी आ जाते तो सी ऑफ डेथ के अंदरूनी जज़ायर पर कब्जा करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता। मजीद कई मिनट तक मुकाबला करने के बाद अनमोल शहजादी ने 40,000 गोल्ड और मवाद के 306 के एवज हथियारों का पहला बीच जीत लिया। इसके बाद इन लीडिंग हार्ट ने 43,000 गोल्ड और मवाद के 306 के एवज दूसरे बीच पर दावा किया। अगरचे वो आखिरी बीच भी जीतना चाहता था, लेकिन फंड्स की कमी और उन हथियारों की आम नौयत की वजह से इसने बोली में पूरी ताकत नहीं लगाई। मिर्जता अनमोल शहजादी ने 41,000 गोल्ड और मवाद के 306 के एवज हथियारों का तीसरा बीच जीत लिया। सुपर फर्स्ट रेट गिल्ड्स वाकई अमीर होते हैं। सैफ अली के दोनों फरीकैन के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करने के बाद इसका दिल खुशी से भर गया, हालांकि इसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। इसे ये तस्लीम करना पड़ा कि मास्टर फॉर्जर बनना वाकई फायदामंद था। मियारी डार्क गोल्ड हथियारों के सिर्फ 3 बीच फरोख्त करके उसने 1,24,000 गोल्ड और मवाद के 900 सीट कमा लिए थे। ये कीमत इसकी इब्तिदाई तवक्कुआत से कहीं ज्यादा थी। अब इसके पास हवाई अड्डा तामीर करने और सीक्रेट स्टोन फॉरेस्ट की मरम्मत के लिए रकम मौजूद थी। इसके अलावा जीरो विंग के अरकान को मुसल्ला करने के लिए काफी मवाद भी था। अगर इसने ये हथियार इनफरादी तौर पर छोटे गिल्ड्स को फरोख्त किए होते तो उसे कभी इतनी अच्छी कीमत ना मिलती। ताहम ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल भी इतनी आसानी से मतलूबा मवाद जमा नहीं कर सकते थे जितना सैफ अली ने सोचा था। ये खास तौर पर अनमोल शहजादी के लिए सच था, जिसे तमाम 300 सीट जमा करने के लिए तकरीबन 1 दिन दरकार होगा। इसी तरह इन लीडिंग हार्ट को भी तमाम मवाद जमा करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार था। सैफ अली ने सुकून का सांस लिया। वो मवाद हासिल करने के बाद ही हथियार बनाना शुरू कर सकता था, और अगर दोनों गिल्ड्स उसे एक ही बार में अदायगी कर देते तो उसके पास उनकी खरीदी गई अशिया तैयार न हो। लिहाजा एक समझौते के तौर पर सैफ अली ने दोनों गिल्ड्स से कहा था कि वो मतलूबा मवाद का एक हिस्सा डाउन पेमेंट के तौर पर अदा करे। बकिया मवाद और फंड्स लाने के बाद ही वो हथियार उनके हवाले करेगा। इस समझौते के साथ न सिर्फ उसके पास हथियार तैयार करने के लिए मवाद होगा, बल्कि दोनों गिल्ड्स के पास बकिया मवाद जमा करने के लिए इजाफी वक्त भी होगा। ना तो अनमोल शहजादी और ना ही इन लीडिंग हार्ट को इस तरतीब से कोई मसला था। वो शुरू में खरीदारी के लिए काफी रकम नहीं लाए थे, इसलिए यह मुतवक्के था कि सैफ अली डाउन पेमेंट का मुतालबा करे। ऐसा करने से यह भी यकीनी हो जाएगा कि जीरो विंग 120 डार्क गोल्ड हथियार किसी और को फरोख्त नहीं कर सकेगा। ना तो अनमोल शहजादी और ना ही उन लीडिंग हार्ट को यह शक हुआ था कि जीरो विंग ने यह हथियार खुद तैयार किए हैं। उन्होंने फर्ज किया था कि गिल्ड ने ये अशिया राकेशों को मारकर हासिल की। चूंकि इनके गिल्ड्स के पास पूरी अदायगी तैयार नहीं थी, इसलिए डाउन पेमेंट काबिल फहम थी। अनमोल शहजादी और इन लीडिंग हार्ट ने अपने मातहतों के जरिए तयशुदा डाउन पेमेंट पहुंचा दी, जो कि कल रकम का 30% थी। इसके बदले में दोनों गिल्ड्स को बकिया फंड्स और मवाद जमा करने के लिए पूरा 1 दिन दिया जाएगा। जब मवाद के 270 सीट पहुंचा दिए गए तो सैफ अली ने हथियार बनाने में मदद के लिए मील नक्कुलुक समाइल और करीम कोको को भर्ती कर लिया। अगरचे मियारी लेवल 55 के डार्क गोल्ड हथियारों की तैयारी में काफी वक्त दरकार होता था, लेकिन 3 मास्टर फोर्जर्स के दिन रात काम करने और फिलासफर्स हैंड की रहनुमाई के साथ उन्हें 120 हथियार मुकम्मल करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। आधे दिन से भी कम वक्त के बाद इन तीनों ने मवाद के तमाम 270 सीट इस्तेमाल कर लिए थे और 114 हथियार तैयार कर लिए थे। सैफ अली के बनाए गए असल 10 हथियारों को मिलाकर अब उनके पास कल 124 लेवल 55 के डार्क गोल्ड हथियार थे। एक बार जब हथियार तैयार हो गए तो सैफ अली ने लेन दीन का बकिया काम मिलनक्कोलुक समाइल पर छोड़ दिया। फिर इसने आबदा गाल से राब्ता किया और इसे मैन फोर्स के 20 अरकान को इकट्ठा करने को कहा। इसका इरादा लेवल 70 के न्यूट्रल मैप फुलियम डैमनस वैली की तरफ जाने का था। ड्रैगन फिनिक्स पवेलियन और इन लीडिंग सिविल के साथ अपनी तिजारत के बाद सैफ अली को एहसास हुआ कि उसे फिलासफर्स हैंड को मुकम्मल तौर पर उनसेल करने को तरजीह देनी चाहिए। फिलासफर्स हैंड को जुज़वी तौर पर उनसेल करना पहले ही इतना मुनाफा बख्श साबित हुआ था। अगर वो इसे मुकम्मल तौर पर उनसेल कर सके तो वो बड़ी तादाद में मास्टर लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों की परवरिश कर सकता था।
न सिर्फ वो सिल्वर विंग टाउन को मुकम्मल तौर पर मुसल्लह करने के काबिल हो जाएगा, बल्कि वो लोस्ट टाउन को भी मजबूत बना सकेगा। फिर इसे ईवल गॉड्स टेम्पल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, जो ओरुक एम्पायर में हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा था। इसे ब्लैक वाटर के बारे में भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। वो यकीनी तौर पर ईवल गॉड्स टेम्पल और ब्लैक वाटर दोनों के साथ बैक वक्त जंग बर्दाश्त कर सकता था। आखिरकार जंग दौलत और वसाइल का मुकाबला थी। यहां तक सोचने के बाद सैफ अली को फुलियम डैमनस वैली की तरफ जाने की और भी ज्यादा जरूरत महसूस हुई। आधे घंटे से भी कम वक्त में आबदा गाल ने कोला, फायर डांस, वानिया और दीगर अहम आला ओहदेदारों को इकट्ठा कर लिया था। जैसे ही ये ग्रुप गिल्ड के मीटिंग रूम के करीब पहुंचा, उन्होंने बातचीत की और उन हालिया चैलेंजर्स के बारे में तबादला ख्याल किया जिनका उन्होंने सिल्वर विंग टाउन के बैटल इरीना में सामना किया था। सैफ अली की जानिब से बैटल इरीना के नए उसूल तय करने के बाद पड़ोसी रियासतों और सल्तनतों के काफी मशहूर माहिरीन ने जीरो विंग के गिल्ड लीडर को चैलेंज करने के लिए सिल्वर विंग टाउन का दौरा किया था। कुछ माहिरीन ने खालिसतना जीरो विंग के माहिरीन के साथ मुकाबला करने के लिए भी कस्बे का दौरा किया था। सिल्वर विंग टाउन में बैटल इरीना की मकबूलियत आसमान को छू रही थी और अब ये जीरो विंग सिटी के बैटल इरीना से भी ज्यादा मकबूल था। इस दौरान कोला और दीगर की व्हाइट रिवर सिटी के गिल्ड हॉल में आमद ने गिल्ड के दीगर अरकान में हलचल मचा दी थी। अब जबकि मैं उनके इतने करीब हूं, मैं वाकई महसूस कर सकता हूं कि हमारे गिल्ड की मैन फोर्स के अरकान कितने ताकतवर हैं। कमांडर फायर डांस खास तौर पर ताकतवर है। हाल ही में मैंने सुना है कि उन्होंने जितने भी चैलेंजेस कबूल किए, इनमें से हर एक में कामयाबी हासिल की। मैंने यहां तक सुना है कि उन्होंने ब्लैक ड्रैगन एम्पायर के 5वें नंबर के इस असन को शिकस्त दी है। कमांडर फायर डांस की जीत का सिलसिला 3 हिस्सों में है। ये सच है। मैंने ये भी सुना है कि गार्ड्स डोमेन एक्सपर्ट्स लिस्ट के ताज़ा तरीन शुमारे में कमांडर फायर डांस अपने शानदार जंगी रिकॉर्ड्स की बदौलत 319 माहिर के तौर पर दर्जाबंदी में। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत जाहिर नहीं की है। मुस्तकबिल में उनका रैंक यकीनी तौर पर ऊपर जाएगा। ये तो फितरी बात है। ताहम मौजूदा गार्ड्स डोमेन रैंकिंग लिस्ट बदल चुकी है। अब अगर आप फहरिस्त में जगह बनाना चाहते हैं या अपना रैंक बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको काफी मजबूत होना पड़ेगा और आपका जंगी रिकॉर्ड शानदार होना चाहिए। मुझे हैरत है कि मैं कब मैन फोर्स का रुकन बनूंगा। मैं वाकई कमांडर फायर डांस की बराह रास्त निगरानी में तरबियत हासिल करना चाहता हूँ। गिल्ड महीने में एक बार क्वालिफाइंग टूर्नामेंट मुनक़िद करता है। जब तक आप कोर मेंबर बन जाते हैं, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सही। मैं पहले कोर मेंबर बनने के लिए सख्त मेहनत करूंगा। जैसे ही गिल्ड हॉल में मौजूद खिलाड़ियों ने फायर डांस और गिल्ड की मैन फोर्स के दीगर अरकान के बारे में बात की, जीरो विंग की मैन फोर्स में शामिल होने की ख्वाहिश ने उन्हें मगलूब कर दिया। इस दौरान सैफ अली, जिसने ब्लैक कल्विक के नीचे अपनी शक्ल छुपा रखी थी, मुख्तलिफ गुफ्तगू सुनकर मुस्कराए बगैर न रह सका। फिर वो गिल्ड हॉल के मीटिंग रूम की तरफ चल पड़ा। गिल्ड लीडर, क्या हम इस बार किसी बड़े ऑपरेशन पर जा रहे हैं? सैफ अली के कमरे में दाखिल होने के बाद कोला ने बेताबी से पूछा। उसने हाल ही में बैटल इरीना में नुमायां बेहतरी लाई थी और अपनी नई ताकत दिखाने के लिए बेताब था। बिल्कुल। हमें पहले तुम्हारे आलात तब्दील करने होंगे, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। मेरे आलात तब्दील करने हैं? कोला उलझन में था। उसने फिलहाल डार्क कोरविजन सीट पहन रखा था, जो उस वक्त गेम में दस्तयाब बेहतरीन डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट था, और उसके कुछ दीगर टुकड़े एपिक रैंक के थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सैफ अली क्या तब्दील करना चाहता है। पहले मुझे अपनी शील्ड दो, सैफ अली ने कहा। शील्ड? कोला ने पुरजोश तासुरात जाहिर किए जब उसने अंदाजा लगाया, क्या यह हो सकता है? बिल्कुल सही। हमारे पास पहले काफी मैजिक क्रिस्टल्स नहीं थे, लेकिन अब हैं, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। कोला ने बेताबी से अपना टाइटन गार्ड सैफ अली के हवाले कर दिया। इसकी आंखों में तवक्कुआत भरी थीं। अगरचे वो अपने मैजिक क्रिस्टल्स बचा रहा था, लेकिन अकेले 1 लाख जमा करने में इसे उम्र लग जाती। मजीद ये कि गिल्ड को हमेशा मैजिक क्रिस्टल्स की जरूरत रहती थी, जिसकी वजह से इसके लिए अपनी शील्ड को अपग्रेड करना तकरीबन नामुमकिन था। सैफ अली ने टाइटन गार्ड वसूल करने के बाद फौरन उसे अपग्रेड करने का इंतखाब किया। चैप्टर 1838 फ्रीगुमिनेटेड लेजेंडरी शील्ड का पोशीदा असर शानदार मीटिंग रूम के अंदर। सैफ अली के टाइटन गार्ड को अपग्रेड करने पर क्लिक करने के बाद
शील्ड एक शानदार रोशनी के साथ चमकने लगी जिसने कमरे में मौजूद खिलाड़ियों को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब सब ने दोबारा आंखें खोली तो उन्होंने अपने ऊपर एक खौफनाक दबाव महसूस किया। गैर इरादी तौर पर इन खिलाड़ियों ने दिफाई पोजीशन संभाल ली। ये क्या हो रहा है? ये ताकतवर ओरा कैसा है? क्या ये इस शील्ड की वजह से है? ये मुमकिन नहीं हो सकता है ना? ये ओरा इतना ही शदीद है जितना किसी मीथक राकुशस का होता है। ये तमाम खिलाड़ी माहिर थे और उन्होंने जिंदगी और मौत की उनगिनत लड़ाइयों का तजुर्बा किया था। उन्होंने बहुत पहले ऐसी हिस्सियात तैयार कर ली थी जो किसी जंगली दरिंदे से भी बढ़कर थीं। अगर उन्हें यह मालूम ना होता कि वो इस मीटिंग रूम में बिल्कुल महफूज हैं, तो वो अपने हथियार निकाल लेते और जंग के लिए तैयार हो जाते। एक बार जब टाइटन गार्ड के ओरा की शिद्दत अपने उरूज पर पहुंच गई तो ये मध्यम होने लगा। तो ये एक फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी शील्ड है। सैफ अली अंदर से हैरान रह गया जब उसने महसूस किया कि टाइटन गार्ड पहले से हल्का हो गया है। अगरचे शील्ड कभी भी खास तौर पर भारी नहीं रही थी, लेकिन इसे पकड़ने से इसकी नकलो हरकत अब भी महदूद हो जाती थी। ताहम अब टाइटन गार्ड एक पर की तरह हल्का था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंडा सख्त धाती फ्रेम महज एक वहम हो। शील्ड का पोशीदा असर वाकई खौफनाक था। गार्ड्स डोमेन में ये आम बात थी कि शील्ड्स इतनी बड़ी होती थीं ताकि एमटीएस मुअस्सिर तरीके से बास के हमलों को रोक सके। इसके बदले में शील्ड्स काफी भारी होती थीं। यकीनन हल्की शील्ड्स भी मौजूद थीं, जैसे लकड़ी या स्टील के बिकलर्स। अगरचे बकिलर का इस्तेमाल आसान था और ये एमटीएस को नकलो हरकत की ज्यादा आजादी देता था, लेकिन इसकी खामियां वाज़ेह थीं। बकिलर के छोटे साइज की वजह से हमलों को मुनासिब तरीके से रोकना मुश्किल था। तेज रफ्तार लड़ाई के दौरान ये खास तौर पर सच था। लिहाजा मुख्तलिफ बड़े गिल्ड्स के एमटीएस आम तौर पर बड़ी भारी शील्ड्स इस्तेमाल करते थे। ताहम अब टाइटन गार्ड न सिर्फ एक बहुत बड़ा दिफाई रकबा रखता था, बल्कि ये हल्का भी था। ये किसी भी एमटी के लिए एक खाबिदा शील्ड थी। मजीद ये कि टाइटन गार्ड के पोशीदा असर के मुकाबले में इसकी नई खुसूसियात वाकई खौफनाक थीं। टाइटन गार्ड कम अज कम इक्विपमेंट लेवल 50 इक्विपमेंट की जरूरत, स्ट्रेंथ 1400 खुसूसियात सारिफ के लेवल के मुताबिक एडजस्ट होती है। डिफेंस 9450, ब्लॉक रेट 39%, स्ट्रेंथ 245, इंडेवरेंस 224, एजिलिटी 190, डिफेंस सकल 3 लेवल्स, रिएक्शन एबिलिटी 2, स्ट्रेंथ में 35% इजाफा, एजिलिटी में 30% इजाफा और इंडेवरेंस में 30% इजाफा। इग्नोर लेवल्स 20, तमाम आइटम लेवल की जरूरियात में 5 लेवल्स की कमी। जब लेस हो मौसूल होने वाले तमाम मैजिक रेंज में 50% कमी। रिएक्शन स्पीड में 20% इजाफा, फालिज के असरात में 40% कमी, सामने से मौसूल होने वाले रेंज में 30% कमी, तमाम रेजिस्टेंसेस में 30% इजाफा। इजाफी पीसू सकल 1, गार्डियन शील्ड खुद ब खुद गार्डियन एनर्जी की एक तह बनाती है जो हर 10 सेकंड में एक हमले को रोक सकती है और सारिफ का स्टेमिना बहाल करने के लिए हमले की स्ट्रेंथ का एक हिस्सा जज्ब कर सकती है। इजाफी पीसू सकल 2, आयरन वॉल आने वाले हमलों के असर को 50% तक कम करती है। अगर हमले सारिफ से निचले टायर के हैं तो रेंज को 70% तक कम करती है। अगर हमले सारिफ के बराबर या इससे ऊंचे टायर के हैं तो रेंज को 30% तक कम करती है। इजाफी एक्टिव सकल 1, टाइटनेस हॉट प्रोटेक्टिव एनर्जी की 3 तहें बनाती है जो 45 सेकंड के लिए सारिफ की ज्यादा से ज्यादा एचपी के 10 गन्ना के बराबर रेंज जज्ब करती है। फिजिक में 30%, रिएक्शन स्पीड में 20% और मूवमेंट स्पीड में 20% इजाफा करती है। इस मुद्दत के दौरान बैटल रिकवरी में 800% बेहतरी आती है और मौसूल होने वाली हीलिंग में 100% इजाफा होता है। कूल डाउन 5 मिनट। इजाफी एक्टिव सकल 2, टाइटनेस विल तमाम कंट्रोल असरात से महफूज हो जाती है। मौसूल होने वाले तमाम रेंज को 95% तक कम करती है और मनफी असरात को 90% तक कमजोर करती है। अटैक स्पीड में 100% और मूवमेंट स्पीड में 30% इजाफा करती है। इब्तिदाई मूवमेंट स्पीड ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट स्पीड के 80% पर सीट होती है। दौरानिया 30 सेकंड। कूल डाउन 3 मिनट। इजाफी एक्टिव सकल 3, टाइटनेस डोमेन
100 यार्ड के दायरे में मौजूद हर गैर दोस्ताना हदफ सारिफ के बेसिक एट्रीब्यूट्स में 2% इजाफा करेगा, मौसूल होने वाले रेंज को 1% कम करेगा और हर सेकंड में सारिफ की 0.1% HP हील करेगा। दौरानिया 1 मिनट, कूल डाउन 2 घंटे। इन खुसूसियात के साथ एक आम एमटी टाइटन गार्ड को लेस करके फौरी तौर पर एक आला तरीन एमटी बन सकता था। गिल्ड लीडर, खुसूसियात कैसी हैं? कोला ने जोश से पूछा। खुद ही देख लो, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। फिर इसने टाइटन गार्ड वापस कोला को दे दिया। जब कोला ने टाइटन गार्ड वसूल किया तो उसने शील्ड के वजन में तब्दीली महसूस की। जब इसने शील्ड की खुसूसियात देखी तो उसकी सांसें भी तेज हो गईं। गिल्ड लीडर, क्या हम किसी मीथक बास को ढूंढने जा सकते हैं? कोला ने अपनी आंखों में ख्वाहिश लिए सैफ अली को घूरते हुए पूछा। वो एक ऐसे सवार्ड्समैन की तरह था जिसने अभी एक कीमती तलवार हासिल की हो और वो अपने नए हथियार को आजमाने के लिए बेताब हो। कोला ने गार्ड्स डोमेन में बेहतरीन आलात पहन रखे थे, यहां तक कि एपिक रैंक के टाइटन गार्ड को इस्तेमाल करते हुए वो इसी लेवल के एक मीथक राकुशस का मुकाबला कर सकता था। अब जबकि टाइटन गार्ड को अपग्रेड कर दिया गया था, इसे लगा कि वो एक मीथक राकुशस का डट कर सामना कर सकता है। यकीनन वो जानता था कि ये एक गलत फहमी है। आखिरकार एक मीथक राकुशस फिर भी एक मीथक राकुशस ही था। अगरचे वो बराह रास्त तसादुम में मीथक राकुशस का सामना नहीं कर सकता था, लेकिन इसे खुद अकेले मीथक राकुशस को टैंक करने का यकीन था। वो राकुशस को मार सकता है या नहीं, इसका इन्हिसार उसकी टीम के DPS पर होगा। पुरसुकून रहो, तुम्हें बाद में बहुत से मौके मिलेंगे, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए अपने गिल्ड मैट को यकीन दिलाया। सैफ अली को पहले ही तकरीबन 50% यकीन था कि वो फुलियम डैमनस वैली में अपनी क्वेस्ट मुकम्मल कर सकता है, लेकिन फ्रीगुमनेटेड लेजेंडरी रैंक के टाइटन गार्ड के साथ इसकी कामयाबी की शरह कम अज कम 80% तक बढ़ गई थी। इसके बाद सैफ अली ने सबको फायर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट पहनने को कहा। उसने कई ऑलराउंडेड डिवाइसेस, एल्विन सिल्वर और मास्टर रैंक का फायर रेजिस्टेंस पोशन भी तकसीम किया, जिसे साइलेंट वंडर ने तैयार किया था। इसके साथ ही उलझन में थे। फायर रेजिस्टेंस इक्विपमेंट पहनने के बाद उनके पास फायर रेजिस्टेंस में 100 से ज्यादा पॉइंट्स थे। इतने ज्यादा पॉइंट्स के साथ उन्हें ज्यादा दर्जा हरारत वाले माहौल के मौजूदा बड़े पैमाने के टीम डंजन्स पर हमला करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए था। फिर भी सैफ अली चाहता था कि वो मास्टर फायर रेजिस्टेंस पोशन भी इस्तेमाल करें। आखिर वो कहाँ जा रहे थे? हम फुलियम डैमनस वैली की तरफ जा रहे हैं। जाने से पहले मुझे अब सबको याद दिलाना है कि एक बार जब हम वादी में दाखिल हो जाएं, तो आपको करीब से मेरी पैरवी करनी होगी। आपको बिल्कुल भी खोना नहीं है, सैफ अली ने कहा। फुलियम डैमनस वैली, क्या वो लेवल 70+ का डेंजर जोन नहीं है? आबिदा गाल, जो गार्ड्स डोमेन के नक्शों से निस्बतन वाकिफ थी, ने हैरानी से पूछा। आबिदा गाल का सवाल सुनकर दूसरे खिलाड़ियों के मुंह खिले के खिले रह गए। अगरचे वो फुलियम डैमनस वैली से वाकिफ नहीं थे, लेकिन वो जानते थे कि डेंजर जोन क्या होता है। ब्लैक ड्रैगन एम्पायर में काफी डेंजर जोन थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टार मून किंगडम में थे। ताहम उन्होंने कभी नहीं सुना था कि किसी गिल्ड ने कामयाबी के साथ किसी भी मुल्क के लेवल 30 से 40 के डेंजर जोन्स को दरियाफ्त किया हो। ज्यादा से ज्यादा कुछ गिल्ड्स ने इन डेंजर जोन्स के बैरूनी इलाकों में खेला था, लेकिन उन्होंने अंदरूनी इलाकों में जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि दाखिल होने पर मौत तकरीबन यकीनी थी। अगरचे इसकी एक वजह डेंजर जोन्स का गैर मामूली तौर पर सख्त माहौल था, लेकिन नक्शों के राकुशस कहीं ज्यादा खतरनाक और इंतहाई ताकतवर थे। न सिर्फ डेंजर जोन्स के राकेशों के बेसिक एट्रीब्यूट्स नाकाबिल यकीन हद तक ज्यादा थे, बल्कि उन्होंने बहुत आला जंगी मेयार भी दिखाए थे। डेंजर जोन्स के सबसे कमजोर राकुशस का जंगी मेयार भी ट्रायल टावर की तीसरी मंजिल के बराबर था। दरी असना, जैसे जैसे कोई जोन में मजीद आगे बढ़ता, इसे और भी मजबूत राकेशों का सामना करना पड़ता। अंदरूनी इलाकों के करीब किसी को ऐसे राकेशों का सामना करना पड़ता जो ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल तक पहुंच सकते थे। ऐसे कई सौ राकेशों के एक ग्रुप के बारे में सोचकर ही कोई भी माहिर खिलाड़ी खौफ से कांप उठेगा। फिर भी सैफ अली ने इतनी आसानी से जिक्र किया था कि वो लेवल 70+ के डेंजर जोन की तरफ जाने वाले हैं। अगर आबिदा गाल ने उन्हें फुलियम डैमनस वैली के बारे में न बताया होता, तो वो सैफ अली के लहजे की बुनियाद पर यह फर्ज कर लेते कि वो किसी आम नक्शे पर जा रहे हैं। पुरसुकून रहो, मैंने पहले ही इस इलाके की छानबीन कर ली है। एक बार जब हम दाखिल हो जाएं,
तो आपको सिर्फ मेरी रहनुमाई पर अमल करना होगा। फितरी तौर पर सैफ अली जानता था कि फुलियम डैमनस वैली में किस किस्म की हौलनाकियों की तवक्को की जा सकती है। डेंजर जोन्स बाबरकत नक्शे भी होते हैं। ये आपकी महारतों को निखारने के लिए बेहतरीन जगहें हैं। क्या आप मजबूत नहीं बनना चाहते? सैफ अली की वजाहत सुनकर सबकी आंखें जोश और तवक्कुआत से चमक उठीं। जब उन्होंने सिल्वर विंग टाउन के बैटल इरीना में लड़ाई की थी तो उन्हें एहसास हुआ था कि गॉड्स डोमेन वाकई कितना वसी है। अगरचे बहुत से चैलेंजर्स मशहूर नहीं थे, लेकिन उनके जंगी मेयार गैर मामूली थे। वो सिर्फ अपने आला आलात की बदौलत इन माहिरीन को शिकस्त देने में कामयाब हुए थे। अब जबकि उन्हें एक ऐसी जगह के बारे में मालूम हो गया था जहां वो तरबियत हासिल कर सकते थे और अपनी सलाहियतों को बेहतर बना सकते थे, तो यकीनन वो वहां जाना चाहते थे। इसके बाद सैफ अली अपनी टीम को स्टार मून सिटी ले गया, इससे पहले कि वो फुलियम ड्रैगन एम्पायर और फिर उसके एक सरहदी कस्बे में टेलीपोर्ट करे। आखिर में सैफ अली ने बकिया फासला तय करने के लिए सबको मुंतकिल करने के लिए 7 ल्यूमेनरेज रन का स्पेशल गेट इस्तेमाल किया। कई घंटों के बाद टीम बिलाखिर एक ऐसी वादी के सामने पहुंची जहां से गर्मी की लहरें निकल रही थी। सिर्फ वादी के दरवाजे पर खड़े होने के बावजूद ये इलाका इतना गर्म था कि उनकी जिल्द को चुभ रहा था। उन्होंने ये तसव्वुर करने की भी हिम्मत नहीं की कि वादी में दाखिल होने के बाद दर्जा हरारत कितना ज्यादा होगा। गिल्ड लीडर, ऐसा लगता है कि आगे कुछ लोग हैं। माइनर वन, जिसने अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करने के लिए ईगल आइज का इस्तेमाल किया था, ने अचानक रिपोर्ट दी जब इसने उनके सामने धुएं से भरे रास्ते की तरफ इशारा किया। लोग, सैफ अली हैरान रह गया। मौजूदा खिलाड़ियों के लिए सिर्फ फुलियम डैमनस वैली तक पहुंचना ही एक मुश्किल काम था, इतने सख्त माहौल में लड़ना तो दूर की बात थी। हैरत अंगेज, वो लेवल 72 के बाद से लड़ रहे हैं और वो इस पर हावी हो रहे हैं। माइनर विन ने इन खिलाड़ियों को लड़ते हुए देखकर हैरत से कहा, गिल्ड लीडर, हमारे गिल्ड के कुछ अरकान भी इनमें शामिल हैं। हमारा गिल्ड? कैसे? ये सुनकर सैफ अली और भी हैरान हुआ कि उसके लोग वहां मौजूद थे। इसके बाद माइनर विन ने सैफ अली को एक रिकॉर्डिंग भेजी। वो यहाँ क्यों हैं? जब सैफ अली ने वीडियो देखी तो उसे मालूम हुआ कि वाकई इस ग्रुप में 0 विंग के अरकान मौजूद थे। इनमें से एक एलिमेंटलिस्ट थॉटफुल रेन थी और दूसरी कुल्लिरुक ब्लू बैम्बो थी। दोनों ने 0 विंग का 6 प्रों वाला निशान पहन रखा था। फिलहाल थॉटफुल रेन लेवल 56 पर थी, जबकि ब्लू बैम्बो लेवल 55 पर थी। लेवल्स के लिहाज से ये दोनों पहले ही मुख्तलिफ सुपर पावर्स के माहिरीन का मुकाबला कर सकती थी। गिल्ड लीडर, हमें क्या करना चाहिए? आबदा गाल ने पूछा। आमतौर पर जब खिलाड़ी मैदानों में दूसरों का सामना करते थे तो वो चूक न रहते थे। आखिरकार पीकेएस कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अगर कोई मोहतात न रहे तो दूसरे खिलाड़ी उन्हें लूट भी सकते थे। मजीद बरां, गैर मुतवक्के पार्टी बास की लड़ाई में मसरूफ थी। उन्हें और भी ज्यादा चूक न रहना चाहिए। ताहम फुलियम डैमनस वैली का सिर्फ एक ही दाखिली रास्ता था। वो सिर्फ इस वक्त तक इंतजार नहीं कर सकते थे जब तक कि दूसरी पार्टी अपना हमला खत्म न कर ले। मजीद ये कि वो पहले ही अपने अल्ट्राऑनेटेड डिवाइसेस, एल्विन सिल्वर और मास्टर फायर रेसिकनेस पोशनस इस्तेमाल कर चुके थे, जिन सब की वक्त की हद थी। आइए अभी इंतजार करते हैं और उन्हें देखते हैं, सैफ अली ने मामले पर कुछ सोचने के बाद कहा। चैप्टर 1839 न्यूट्रल रसस। बड़ी चट्टानों के ढेरों ने झुलसा देने वाली वादी को सजा रखा था। वादी के अंदर से काले धुएं की मुसलसल स्क्रीन की वजह से नंगी आंख से इलाके का जायजा लेना इंतहाई मुश्किल था। कोई खुशकिस्मत ही होगा अगर वो 200 यार्ड दूर तक देख सके। यहां तक कि मजबूत जिस्म वाले भी सिर्फ इजाफी 20-30 यार्ड ही देख पाएंगे। सिर्फ ईगल आइज जैसी स्किल्स के साथ ही खिलाड़ी 700 से 800 यार्ड तक देख सकते थे। अगरचे 700-800 यार्ड दूर लग सकता है, लेकिन लेवल 70 प्लस के डेंजर जोन में राक्षसों के लिए ये कुछ भी नहीं था। ये राक्षस आमतौर पर 500 यार्ड तक देख सकते थे। इन राक्षसों और 0 विंग के खिलाड़ियों के दरमियान लेवल के फर्क की वजह से राक्षसों के लिए उन्हें दरियाफ्त करना आसान होगा। अगर वो मोहतात न रहे तो राक्षस उन्हें 800 यार्ड दौर से भी देख सकते हैं। सैफ अली की क़यादत में 0 विंग की टीम तेजी से थॉटफुल रेन की टीम से 200 यार्ड दौड़ चली गई। चट्टानों और धुएं ने उनकी पोजीशन को छुपा दिया था, इसलिए दूसरी टीम के लिए उनकी मौजूदगी को महसूस करना मुश्किल होगा। क्या वो रेन नहीं है?
आबदा गाल थोड़ी हैरान हुई जब उसने थॉटफुल रेन को लड़ाई में देखा। इसके जंगी मेयार में काफी बेहतरी आई है। थॉटफुल रेन ने अकेले ही 3 लेवल 70 के लॉर्ड रैंक वाले फुलियम डेमन गार्ड्स का मुकाबला किया जो बास राकुशस के साथ चल रहे थे। फिर भी लेवल और तादाद में कम होने के बावजूद इसने तीनों लॉर्ड्स का बराबरी की सतह पर सामना किया। उसने तीनों शोलाजन ह्यूमनास की तवज्जो पूरी तरह भटका दी थी, जिससे इसके साथियों को बास पर तवज्जो मरकूज करने का मौका मिला। ये वाज़ेह था कि इसका जंगी मेयार पहले ही रिफाइनमेंट लिम तक पहुंच चुका था। ताहम थॉटफुल रेन के साथी और भी ज्यादा हैरानकुन थे। इनमें से कोई भी खिलाड़ी इंसान नहीं था, बल्कि गैर मुल्की नस्लों से था। वो तो शेर के कानों और दम वाले हाफ बेस्ट मैन थे, या बर्फ जैसी सफेद जल्द और नोकीले कानों वाले हाफ एलोविस थे। ये क्या हो रहा है? वो दरअसल इंसान नहीं है, फायर डांस ने सदमे से कहा। जीरो विंग की टीम का हर खिलाड़ी हैरान था। जहां तक वो जानते थे, गेम शुरू करते वक्त सिर्फ इंसान के तौर पर खेलना ही मुमकिन था। मुंतखब करने के लिए कोई और नस्ल मौजूद नहीं थी। अगरचे उनका सामना डेमन प्लेयर्स और मूनस्टर प्लेयर्स से हुआ था, लेकिन वो तब्दीलियां थीं। तकनीकी तौर पर वो अब भी इंसान के तौर पर ही पहचाने जाते थे। ताहम थॉटफुल रेन की टीम के खिलाड़ी मुख्तलिफ थे। उनके इब्तिदाई अदाद व शुमार से जाहिर होता था कि वो ऐसे इंसान नहीं थे जो तब्दील हो सकते। इसके बजाय उनकी नस्लों की शनाख्त हाफ बेस्ट मैन या हाफ एलोविस के तौर पर की गई थी। अगरचे सैफ अली को भी ये सूरत हाल हैरानकुन लगी, लेकिन इसे ये कोई खास अजीब नहीं लगी। मजीद ये कि वो बिलाखिर समझ गया कि ये दूसरे खिलाड़ी यहाँ क्यों थे। गार्ड्स डोमेन में खिलाड़ियों को गेम के आगाज में सिर्फ इंसान के तौर पर खेलने की इजाजत थी। मुंतखब करने के लिए कोई और नस्ली ऑप्शन मौजूद नहीं था। ताहम लेवल 30 और इससे आगे पहुंचने के बाद खिलाड़ी कन्वर्जन कोर्स मुकम्मल करने के लिए न्यूट्रल रस के मस्कन की तरफ जा सकते थे और हाफ बेस्ट मैन या हाफ एलोविस बन सकते थे। अगरचे खिलाड़ी हाफ बेस्ट मैन या हाफ एलोविस बनने के बाद कुछ नस्ली सलाहियतें हासिल कर लेंगे, लेकिन वो इंसान के तौर पर अपनी शनाख्त तर्क कर देंगे और गार्ड्स डोमेन की हुक्मरान नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ खो देंगे। इन खिलाड़ियों के लिए बर्रे आज़म और गेम में घूमना फिरना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तमाम रियासतें और सल्तनतें न्यूट्रल रस को दाखिले की इजाजत नहीं देती थी। सिर्फ बहुत कम ममालिक ऐसा करते थे। इसके बावजूद अब भी बहुत से माहिर खिलाड़ी ऐसे थे जो अपनी मर्जी से तब्दील हो गए थे। न्यूट्रल रस की नस्ली सलाहियतें बहुत पुरकशिश थीं, और अगरचे ये सलाहियतें किसी के बेसिक एट्रीब्यूट्स को बरा रास्त बेहतर नहीं करेंगी, लेकिन वो किसी की जिस्मानी सलाहियतों को बेहतर बनाएंगी। मिसाल के तौर पर हाफ बेस्ट मैन आमतौर पर ज्यादा नक्ल व हरकत, रिएक्शन स्पीड और इदराक हासिल करते थे। हाफ बेस्ट मैन पैदाइशी जंगजू थे। जहां तक हाफ एलोविस का ताल्लुक है, वो जादू के पसंदीदा बच्चे थे। उन्हें जादू से मुतालिक काम दूसरी नस्लों की निस्बत कहीं ज्यादा आसान लगेंगे। हाफ बेस्ट मैन और हाफ एल्फ दोनों नस्लें आला पैदाइशी रेजिस्टेंसेस भी फराहम करती थीं। मितजताया न्यूट्रल खिलाड़ी सख्त माहौल वाले नक्शों जैसे डेंजर जोन्स में जिंदा रह सकते थे और लड़ सकते थे। इसके अलावा डेमन प्लेयर्स की तरह हाफ बेस्ट मैन और हाफ एलोविस को उनकी बिल्ड लाइन की पाकीज़गी की बुनियाद पर अलग किया गया था। सी की बिल्ड लाइन जितनी खालिस होगी, उनकी नस्ली सलाहियतें इतनी ही मजबूत होंगी। इन फवाइद के बदले में न सिर्फ खिलाड़ियों को नस्ली इम्तियाज का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपने टायर्स को अपग्रेड करने में भी ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। एक जैसे जंगी मेयार और जंगी ताकत के साथ एक इंसान को टायर 3 में तरक्की दी जा सकती है, लेकिन एक हाफ बेस्ट मैन या हाफ एल्फ सिर्फ टायर 2 तक ही पहुंच सकता है। ये इन अहम वजूहात में से एक थी कि इंसानी नस्ल ने मुख्तलिफ न्यूट्रल रस पर जुल्म किया। इंसानी नस्ल में न्यूट्रल रस की निस्बत कहीं ज्यादा आला अरकान मौजूद थे। ये गार्ड्स डोमेन में मसावी तबादले का कानून था, और ये खिलाड़ियों पर मुनहसिर होगा कि वो फैसला करें कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। जो लोग अपनी ताकत पर पुरएतिमाद थे, वो यकीनी तौर पर न्यूट्रल रस को दरपेश हुदूद को चैलेंज कर सकते थे। अगर वो कामयाबी के साथ उन हुदूद को तोड़ देते, तो वो बिलाशुबा इसी टायर के इंसानी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते। सैफ अली की टीम की जानिब से कुछ देर तक उन न्यूट्रल खिलाड़ियों का मुशाहिदा करने के बाद लेवल 72 के ग्रेट लॉर्ड रैंक वाले फुलियम डेमन कमांडर की एचपी बिलाखिर 50% तक गिर गए। अचानक एक लेवल 56 की हाफ एल्फ खातून एलिमेंटलिस्ट चलाई, मेली खिलाड़ी पीछे हटी।
बास की टीम वॉप सकल से बची। इस हाफ एल्फ का हुक्म सुनकर फुलियम डेमन कमांडर से लड़ने वाले 9 हाफ बेस्ट मैन खिलाड़ी तेजी से बास से पीछे हट गए। 6 मीटर लंबे फुलियम डेमन कमांडर ने धाड़ मारी। इसके अर्ध गिर्द जमीन से आग के ऊंचे सुतून उठे, जिन्होंने जमीन को पिघला हुआ लावा बना दिया। पलक झपकते ही राकुशस ने जिंदगी से खाली लावे का एक मैदान बना दिया था। जैसे ही लावे का मैदान फैलता रहा, हाफ एल्फ एलिमेंटलिस्ट ने टायर 2 की आइस टाइप क्रिस आइस रिवर का इस्तेमाल किया। फिर लावा साकित हो गया और ठंडा होकर सिर्फ जिमी हुई मिट्टी रह गया। फुलियम डेमन कमांडर भी जिम गया और बर्फ का मुजस्समा बन गया। अपनी पूरी ताकत से हमला करो, हाफ एल्फ एलिमेंटलिस्ट चलाई। हाफ एल्फ एलिमेंटलिस्ट के हुक्म के साथ सब ने लेवल 72 के ग्रेट लॉर्ड पर अपने सबसे ताकतवर हमलों की बमबारी कर दी, जिससे ग्रेट लॉर्ड की एचपी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कम होने लगी। ग्रेट लॉर्ड के सर के ऊपर एक के बाद एक खौफनाक डेमेजेस जाहिर होने लगे। यहां तक कि सबसे कमजोर हमलों ने भी 10,000 से ज्यादा डैमेज दिया, जबकि मजबूत ज़रबों ने 20,000 से ज्यादा डैमेज दिया। 2 मुख्तसर मिनटों में फुलियम डेमन कमांडर की एचपी 30% तक गिर गई। जैसे ही ऐसा हुआ, ग्रेट लॉर्ड का शोलाजन जिस्म आग के गोलों में तकसीम हो गया, जिससे छोटे फुलियम डेमन कमांडर्स बन गए। ग्रेट लॉर्ड के 50 छोटे वर्जन थे और हर एक के पास फुलियम डेमन कमांडर के आधे बेसिक एट्रीब्यूट्स थे। वो अब भी लॉर्ड रैंक वाले फुलियम डेमन गार्ड्स से ज्यादा मजबूत थे, लेकिन इनमें से हर एक की एचपी सिर्फ 6 लाख थी। इतने सारे छोटे फुलियम डेमन कमांडर्स के बावजूद हाफ बेस्ट मैन और हाफ एलोविज ने उनका मुकाबला किया। हर खिलाड़ी ने 2 या 3 कापियों से लड़ाई की और मुसलसल कापियों की एचपी कम की। एक बार जब हर छोटा फुलियम डेमन कमांडर मर गया, तो शोले एक बार फिर इकट्ठे हुए और मिल गए। पलक झपकते ही असली फुलियम डेमन कमांडर टीम के सामने खड़ा था। ताहम इस बार इसकी सिर्फ 10% एचपी बाकी थी। न्यूट्रल खिलाड़ियों की टीम को फुलियम डेमन कमांडर को मारने में 2 मिनट से भी कम वक्त लगा। जैसे ही ग्रेट लॉर्ड का शोलाजन जिस्म बखर गया, उसने अपने पीछे 5 अशिया और जलता हुआ मलबा छोड़ दिया। यहां तक कि एक बड़े गिल्ड की मैन फोर्स भी ये देखकर दंग रह जाती कि इन खिलाड़ियों ने कितनी तेजी से लेवल 72 के ग्रेट लॉर्ड का सफाया कर दिया था। इन न्यूट्रल खिलाड़ियों को बास को मारते हुए देखने के बाद एक आवाज ने सैफ अली को पुकारा, जब वो दूसरे खिलाड़ियों का इस्तेकबाल करने के लिए अपनी टीम की क़ियादत करने की तैयारी कर रहा था। आप लोग काफी देर से हमें लड़ते हुए देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि आप खुद को जाहिर करें? खातून हाफ एल्फ एलिमेंटलिस्ट ने सर्द लहजे में पूछा, जब वो इस चट्टान की तरफ मुड़ी जिसके पीछे सैफ अली और दीगर छुपे हुए थे। अगर आप इनकार करते हैं तो हम आपके पास आ जाएंगे। खातून हाफ एल्फ का बयान सुनकर दूसरे हाफ बेस्ट मैन और हाफ एलोविज सर्द तासुरात के साथ जीरो विंग के अरकान की तरफ मुड़े। चैप्टर 1840 वजाहत की कोई जरूरत नहीं। गिल्ड लीडर, ऐसा लगता है कि हम पकड़े गए हैं, आबदा गाल ने कहा जब उसने खातून हाफ एल्फ एलिमेंटलिस्ट से निकलने वाले कत्ल के इरादे को महसूस किया। ताहम उसने पकड़े जाने पर घबराहट के कोई आसार जाहिर नहीं किए। इसके बजाय उसने सुकून से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा भी लगता है कि दूसरी पार्टी हमारी नेक नीति की कदर नहीं करती। इसे भूल जाओ, चूंकि वो ऐसा नहीं करते तो ऐसा ही सही। सैफ अली ने सर हिलाते हुए और हंसते हुए कहा, चूंकि उन्होंने बात कर ली है तो आइए चलते हैं। मैदानों में कल स्टीलिंग एक आम वाकया था। ऐसे माहिर न्यूट्रल खिलाड़ियों का इतने आला दर्जे के डेंजर जोन में आना, इस बात का बहुत कम इम्कान था कि वो यहाँ सिर्फ बासिस को मारने आए हों। वो वाहिद इम्कान जो वो सोच सकता था वो ये था कि ये खिलाड़ी यहाँ किसी आला दर्जे की क्वेस्ट के लिए आए थे या उन्हें किसी क्वेस्ट की तरफ ले जाने वाला कोई सुराग मिला था। किसी भी सूरत में वो दूसरे खिलाड़ियों के जरिए दरियाफ्त होना पसंद नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर सैफ अली नहीं चाहता था कि किसी को फिलासफर्स हैंड को उनसेल करने की उसकी क्वेस्ट के बारे में मालूम हो। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो ये यकीनी तौर पर उसके और उसके गिल्ड के लिए परेशानी का बाइस बनता। यहाँ तक कि अब भी उसने किसी को क्वेस्ट के बारे में नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपने साथियों को भी नहीं। कोई भी खिलाड़ी जिसके पास कोई अहम क्वेस्ट हो या वो इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा हो, वो अपनी सरगर्मियों को छुपाएगा। जब वो पकड़े जाते तो वो मुदाखलत करने वाले खिलाड़ियों का दुश्मनी से इस्तकबाल करते। ये कोई हैरत की बात भी नहीं होगी अगर ये खिलाड़ी बगैर किसी वार्निंग के हमला कर दे। लिहाजा किसी गलत फहमी से बचने के लिए
सैफ अली ने अपना फासला बरकरार रखने का फैसला किया था और पूरे हमले के दौरान अपनी टीम को छुपाए रखा था। पहला, वो गैर जरूरी लड़ाई से बचना चाहता था। दूसरा, थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो इस न्यूट्रल टीम के अरकान थी। अगर जीरो विंग के अरकान अचानक इस सुनसान इलाके में आ जाते तो टीम थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो पर मालूमात लीक करने का शक करती। तीसरा, वो नहीं चाहता था कि दूसरों को मालूम हो कि जीरो विंग फुलियम डेमनस वैली में क्या कर रहा है। ताहम खातून हाफ एल्फ एलिमेंटलिस्ट का इदराक सैफ अली की तवक्कुआत से बढ़ गया था। उसने कभी तवक्को नहीं की थी कि वो औरत शदीद लड़ाई में शामिल होने के बावजूद उन्हें 200 यार्ड दूर से महसूस कर लेगी। अपनी फिजीक के बावजूद उसने इस फासले से लड़ाई को बमुश्किल ही देखा था। वाहिद दूसरा खिलाड़ी जिसने लड़ाई को वाज़े तौर पर देखा था वो माइनर विंड था, जिसने ईगल आइज को एक्टिवेट किया था। दूसरी टीम के अरकान लड़ाई में मसरूफ थे, जिसकी वजह से ईगल आइज को बरकरार रखना नामुमकिन था, लिहाजा इसे पकड़े जाने की तवक्को नहीं थी। ताहम चूंकि टीम ने उन्हें देख लिया था, इसलिए इसके पास खुद को जाहिर करने और ये देखने के सिवा कोई चारा नहीं था कि वाकयात कैसे सामने आते हैं। इस दौरान हाफ बेस्ट मैन और हाफ एलोविज ने मोहतात अंदाज में सैफ अली के ग्रुप को करीब आते देखा। गिल्ड लीडर, हमारे निशानात दरियाफ्त हो गए हैं, क्या हम उन्हें मार दें? एक लेवल 55 टायर 2 के बर्जरकर जो ज़रा बख्तर पहने और सफेद हड्डी का नेजा थामे एक हाफ बेस्ट मैन था, ने अपने अल्फाज में कत्ल के इरादे को शामिल करते हुए पूछा। पहले इनकी बात सुनते हैं। आखिरकार इस नक्शे पर इंसानी नस्ल का कंट्रोल है। मजीद ये कि हम पहले ही अपनी क्वेस्ट के आधे रास्ते पर हैं। कोई भी रुकावट इसे मुकम्मल करना मजीद मुश्किल बना देगी। खातून हाफ एल्फ एलिमेंटलिस्ट ने खामोशी से जवाब दिया। लड़ाई के दौरान उसने सैफ अली के ग्रुप को दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन वो इस बारे में खामोश रही ताकि ये देख सके कि दूसरे खिलाड़ियों का क्या इरादा है। पहले तो इसने फर्ज किया था कि टीम यहाँ कल स्टील करने आई है, लेकिन बास के मरने के बाद भी सैफ अली का ग्रुप बेहरकत रहा था। इससे साबित हुआ कि सैफ अली के ग्रुप का उनकी लूटमार पर कोई इरादा नहीं था। इसके बावजूद वो दूसरी पार्टी को उनका पीछा करने नहीं दे सकती थी। आखिरकार इसे एक अहम क्वेस्ट मुकम्मल करनी थी। वो सिर्फ टीम को बेनकाब कर सकती थी और उन्हें जाने पर राजी कर सकती थी। यकीनन इस फैसले में कुछ खतरा था। अगर मुज़ाकरात खराब हो गए तो इम्कान था कि उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा। अगर सैफ अली के ग्रुप ने उनका पीछा करने पर इसरार किया तो उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसकी क्वेस्ट ने एक गैर मामूली इनाम की पेशकश की थी जो उनके गिल्ड को क्वालिटिव तौर पर बदल देगा। इस इनाम के साथ ये पूरी तरह मुमकिन था कि उनका गिल्ड फौरी तौर पर एक फर्स्ट रेट गिल्ड जितना मजबूत हो जाए। जैसे जैसे सैफ अली का ग्रुप खातून हाफ एल्फ की टीम के करीब होता गया, थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो जो 3 फुलियम डेमन गार्ड्स के साथ मसरूफ थीं, फटी आंखों से घूरने लगे। रेन, क्या वो हमारे गिल्ड से नहीं है? यहाँ तक कि वाइस गिल्ड लीडर आबदा और कमांडर फायर डांस भी यहाँ हैं। ब्लू बैम्बो ने हक्का बका होकर कहा, हमें क्या करना चाहिए? क्या बड़ी बहन मेलोडी हम पर मालूमात लीक करने का शक करेंगी? वो टीम जिसमें वो फुलियम डेमनस वैली की इस मुहिम पर एक क्वेस्ट के लिए शामिल हुई थी, वो नानत हेवन की गिल्ड लीडर मेलोडी के लिए इंतहाई अहम थी। ये क्वेस्ट मेलोडी के गिल्ड की जिंदगी या मौत का फैसला भी कर सकती थी। लिहाजा इस औरत ने उन्हें बार बार किसी को भी क्वेस्ट के बारे में बताने से मना किया था। ना तो उसने और ना ही थॉटफुल रेन ने अपने अमाल के बारे में एक लफ्ज भी कहा था, फिर भी उनके गिल्ड के अरकान यहाँ आ गए थे। इस मकाम पर गलत फहमी से बचना तकरीबन नामुमकिन था। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें बड़ी बहन मेलोडी को समझाना होगा और उम्मीद करनी होगी कि वो समझ जाएंगी। लेकिन यह वाकई एक खौफनाक इत्तेफाक है। थॉटफुल रेन, जिसने 3 फुलियम डेमन गार्ड्स को मसरूफ रखा हुआ था, ने बेबसी से कहा। बदकिस्मती से जैसे ही सैफ अली का ग्रुप करीब आया, मेलोडी और नानत हेवन के दीगर अरकान ने इन खिलाड़ियों के सीनों पर 6 परों वाला निशान देख लिया। 6 परों वाला निशान, क्या ये वही नहीं है जो रेन और ब्लू पहनती है? क्या वो जीरो विंग के अरकान हो सकते हैं? गिल्ड लीडर, हमने किसी को इस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। जीरो विंग के अरकान यहाँ कैसे हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है? क्या रेन और ब्लू ने? मैं जानता था कि बैरूनी लोग नहीं कर सकते। अचानक
हाफ बेस्ट मैन और हाफ एलोविस थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो की तरफ मुड़े। अगरचे उन्होंने इन दोनों से बड़ा रास्त सवाल नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन ख्वातीन को सवालिया नजरों से देखा। बहुत हो गया, मैं इसे संभाल लूंगी, मेलोडी ने धाड़ते हुए अपनी टीम के अरकान को एक सर्द नजर डाली। पहले ये मालूम करते हैं कि वो यहाँ क्यों हैं। अचानक न्यूट्रल खिलाड़ियों की इस टीम ने एक गहरी आवाज सुनी। मैं ब्लैक फुलियम हूँ, जीरो विंग का गिल्ड लीडर। मेरी टीम और मेरा फुलियम डैमनस वैली में एक काम है। क्या मैं अब से कुछ देर के लिए यहीं रहने की दरखास्त कर सकता हूँ? एक बार जब हम फारिग हो जाएंगे तो हम आपको अंदर बुला लेंगे। सैफ अली की आवाज गूंजदार थी, जो पूरी वादी में गूंज रही थी। मजीद ये कि उसका ओरा मुसल्लत करने वाला था। वो एक कदीम देव हैकल दरिंदे की तरह लग रहा था जो अभी जागा हो। लानत हो, ये सच है। जब मेलोडी की टीम के अरकान ने सैफ अली का बयान सुना तो उन्होंने गुस्से से थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो को घूरा। इस दौरान थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो के पास अल्फाज नहीं थे। उन्हें लगा जैसे कोई भी वजाहत बेकार होगी। गिल्ड लीडर, चूंकि वो हमारी क्विस्ट चुराने आए हैं, इसलिए हमें उन्हें मार देना चाहिए, टायर 2 के बरजर्रज में से एक ने कत्ल का इरादा जाहिर करते हुए कहा। मैं देखना चाहता हूं कि जीरो विंग वाकई कितना ताकतवर है। उन्होंने कमोबेश जीरो विंग के बारे में सुन रखा था। ये गिल्ड जिसने सिफर से शुरुआत की थी, स्टार मून किंगडम का कंट्रोल संभालने तक पहुंच गया था। ये गिल्ड इतना ताकतवर था कि एक फर्स्ट रेट गिल्ड का मुकाबला कर सके, जो नानत हेवन से कई गन्ना ज्यादा मजबूत था। ताहम उन्हें नहीं लगता था कि वो इंफरादी जंगी मयार के लिहाज से जीरो विंग के माहिरीन से हार जाएंगे। उनके पास हाफ बेस्ट मैन और हाफ एलोविस का पैदाइशी फायदा था, जो खास तौर पर पीवीपी में नुमाया होगा। अपनी टीम के अरकान को खामोश रहने का इशारा करते हुए मेलोडी थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो की तरफ मुड़ी। धीमी आवाज में उसने पूछा, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम दोनों ने हमारा राज लीक किया? बड़ी बहन मेलोडी, हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा, थॉटफुल रेन ने इसरार किया। ब्लू बैम्बो ने बार बार सर हिलाया, इसकी आंखों में पुख्ता अज़्म था। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, मेलोडी ने एक नर्म मुस्कुराहट जाहिर करते हुए कहा। इसे नहीं लगता था कि थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो उसके एतमाद को ठेस पहुंचाएंगी। फिर वो वापस सैफ अली की तरफ मुड़ी और बोली, हेलो गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मैं मेलोडी हूँ, नानत हेवन की गिल्ड लीडर। क्या मैं जान सकती हूँ कि हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? इस तरह मैं समझ जाऊंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अगरचे मेलोडी की आवाज में कोई तकब्बुर नहीं था, लेकिन उसकी आवाज में कोई एहतराम भी नहीं था, बल्कि इसके लहजे में सवालात और धमकियां शामिल थीं। सैफ अली की वजाहत पर मुनहसिर है, वो मौत की जंग या बाहमी तबाही से नहीं कतराएगी। थॉटफुल रेन और ब्लू बैम्बो तनाव का शिकार हो गई। वजह, सैफ अली अचानक हंस पड़ा। मुझे डर है कि अब मुझसे जवाब मांगने के अहल नहीं है। मजीद ये कि जीरो विंग को कभी भी अपनी वजाहत देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि आपको फी अलहाल दाखिले की इजाजत नहीं है। अगर आप इनकार करते हैं तो मैं आपके साथ भी दूसरे राकेशों जैसा ही सलूक करूंगा। फिर सैफ अली ने थॉटफुल रेन का पीछा करने वाले फुलियम डायमंड गार्ड्स पर कलंगरे चलाई, जिसने इसके सामने की जगह को चीर दिया। 60 यार्ड से ज्यादा के फासले से एक सुनहरी आसमानी बिजली 3 लॉर्ड्स में से एक से टकराई। ताकतवर फुलियम डायमंड गार्ड्स फिर एक घुटने के बिल गिर पड़े। इस हमले ने उनके जिस्म में एक गहरा जख्म छोड़ दिया था। तीनों लॉर्ड्स शदीद जख्मी हो गए थे। इस दौरान फुलियम डायमंड गार्ड्स के सरों के ऊपर 100,000 से ज्यादा का डैमेज जाहिर हुआ। 3 लॉर्ड्स में से एक को तो तकरीबन 300,000 का डैमेज भी पहुंचा। लेकिन सैफ अली के डैमेज के मुकाबले में जिस चीज ने दूसरी गिल्ड लीडर को वाकई हैरान किया, वो 60 यार्ड से ज्यादा दूर होने के बावजूद थॉटफुल रेन को नुकसान पहुंचाए बगैर 3 हरकत करते हुए लॉर्ड्स पर अपना हमला करने की इसकी सलाहियत थी। मजीद ये कि सैफ अली ने अपना हमला दूसरी टीम के बीच से भेजा था और फुलियम डायमंड गार्ड्स के रद्दे अमल जाहिर करने से पहले ही उन पर हमला कर दिया था। सैफ अली की टाइमिंग और शकल का इस्तेमाल देवताओं जैसा था। उसने मेलोडी और नानत हेवन के अरकान को दंग कर दिया, जिन्होंने लड़ाई करने का मंसूबा बनाया था। एक और लफ्ज कहे बगैर सैफ अली ने अपनी टीम की फुलियम डैमनस वैली में रहनुमाई की और नानत हेवन के हक्का बका अरकान को पीछे छोड़ दिया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला एपिसोड कल अपलोड होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी मिस हो सकती है।